जी बच्चे, स्लाइड्स नजर आ रही है ना आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। फिर बच्चे अटेंडेंस जो है ना वो मैं एंड पे ले लेती हूँ, बिकॉज टाइम काफी हो गया। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट बच्चों हमने 11th लेक्चर है आज हमारा, ठीक है जी। लास्ट हम पढ़ रहे थे प्रिवेंशन प्रैक्टिस फॉर ओल्डर अडल्ट्स, ठीक है। तो उसमें हमने कुछ चेंजेस पढ़े थे, बेसिक बेसिक। आज उसी से रिलेटेड फर्दर जो है वो हम कंटिन्यू करेंगे कि फर्दर कौन कौन से सिस्टम में जो है वो और कौन कौन सी चेंजेस आ रही हैं, ठीक है। आई थिंक उसमें भी कुछ सिस्टम्स थे, जैसे कि मैंने आपको जीआईटी का भी बताया था, उसमें हमने थोड़ा सा स्किन का भी डिस्कस किया था, बट यहाँ पे थोड़ा सा मजीद इन डिटेल है वो, ठीक है। तो एक तो सिस्टम्स, यहाँ आपको जो सिस्टमेटिकली चेंजेस आती हैं विद एज वो हम देखेंगे। और फिर उसके अलावा जो जीरियाट्रिक ट्रेनिंग है या फिजियोथेरेपिस्ट का जो रोल है, जो उसकी असेसमेंट है, यानी कि जो स्क्रीनिंग का बेसिकली आपका पार्ट आ जाता है, या आपका हेल्थ एंड वेलनेस में जो फिजियोथेरेपिस्ट का रोल है इन जीरियाट्रिक पॉपुलेशन, वो भी जो है वो हम स्टडी करेंगे, ठीक है। इसमें ज्यादातर मैं आपको ये कहूंगी बच्चों, जितने भी सिस्टमिक चेंजेस हैं इसमें जो हमारा ज्यादातर लिंक होता है, वैसे तो सारे सिस्टम्स के साथ लिंक है, डेफिनेटली रेस्पिरेटरी के साथ भी है, फिजियोथेरेपिस्ट का न्यूरो के साथ भी है। लेकिन मैं आपको कहूंगी कि आप एमएसके के ऊपर जो है वो ज्यादा जो है वो क्या करें, कॉन्सेंट्रेट करें, ठीक है। सारे सिस्टम का पता होना चाहिए, लेकिन एमएसके का आपको वो है जो कि आपके फिंगर टिप पे होना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, तो सबसे पहले आ जाता है जी बच्चे स्किन, हेयर एंड नेल्स, लॉस ऑफ सबक्यूटेनियस फैट, थिनिंग ऑफ स्किन, ठीक है जी। सबक्यूटेनियस फैट जो है वो लॉस होना शुरू हो जाता है विद एजिंग। स्किन जब सबक्यूटेनियस फैट लॉस होना शुरू हो जाएगा तो क्या होगा कि स्किन थोड़ी सी क्या हो जाएगी, थिन हो जाएगी, या क्या हो जाएगी, फ्रेजाइल होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो हमारा स्किन की इलास्टिसिटी को मेंटेन कर रहा होता है कंपोनेंट, वो कौन सा है, आपका कोलेजन है, ठीक है। वो भी एज के साथ साथ क्या होता है, डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। दैट इज अनदर रीजन कि आपकी स्किन क्या हो जाती है, फ्लैसिड हो जाती है, या बहुत ज्यादा जो होती है वो फ्रेजाइल हो जाती है। नेल्स ब्रिटल एंड फ्लेक, जो आपके नेल्स के लिए या हमारे जो है वो हेयर के लिए जो प्रोटीन है जिसको हम कहते हैं कैराटिन, ठीक है, वो भी क्या होती है एज के साथ साथ डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। जब वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है तो नेल्स जो है वो क्या होते हैं, ब्रिटल होना शुरू हो जाते हैं, और फ्लेक्ड यानी कि आप इसको कहेंगे कि हार्ड होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और फिर फंगल इन्फेक्शंस और ये सारे भी बहुत ज्यादा जो है वो क्या होते हैं, चांसेस होते हैं कि पेशेंट को होना शुरू हो जाए। म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई, ठीक है जी। बॉडी की जो बेसिकली स्वेटिंग कैपेसिटी है वो भी टाइम के साथ साथ क्या होती है, डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, ठीक है। जब वो भी डिक्रीज होना शुरू हो जाती है तो म्यूकस मेम्ब्रेन जो है स्किन की, वो क्या होती है, ड्राई होना शुरू हो जाती है। अगर आपने किसी ओल्ड एज के किसी ह्यूमन बीइंग जो कि ओल्ड एज ग्रुप में फॉल कर रहे हैं, उनकी स्किन आपने देखी हो तो वो बड़ी ड्राई ड्राई होगी, या एटलीस्ट आपको उसके ऊपर रिंकल्स नजर आएंगे, ठीक है, या आपके ऊपर उसके आपके स्किन के ऊपर जो है वो कोई फाइन लाइंस नजर आएंगी, ठीक है। तो वो इसीलिए क्योंकि उनकी म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई होना शुरू हो जाती है। टेम्परेचर रेगुलेशन डिफिकल्ट, ठीक है जी। टेम्परेचर रेगुलेशन जो ब्रेन से रिलेटेड है बेसिकली, क्योंकि आपका जो हमारा पूरा मैकेनिज्म है हाइपोथैलेमस से आपका टेम्परेचर जो रेगुलेट हो रहा है, वो भी क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता मेंटेनेंस उसकी जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, ठीक है। इसीलिए आप देखेंगे जो ओल्ड एज पीपल है, आप जो है वो एक स्वेटर पहन के सर्दियों में घूम रहे होंगे, लेकिन उनको सॉक्स भी पहनी होंगी, ग्लव्स भी पहने होंगे, और उनको अपनी बॉडी को ज्यादा जो है वो क्या वार्म अप रखने की जरूरत पड़ी होगी इन विंटर्स, ठीक है। इसी तरह से गर्मियों में भी क्या होगा कि आपसे कंपैरिजन में उनके सिस्टम्स जो है वो क्या होंगे, अप डाउन हुए होंगे। सो टेम्परेचर रेगुलेशन इफेक्ट हो जाती है। फिर हेयर पिगमेंट डिक्रीजेस, हेयर थिन, जैसे भी मैंने आपको बताया कि जो हमारे हेयर की प्रोटीन है जैसे कि कैराटिन है या और अदर पिगमेंट्स हैं, वो भी एज के साथ साथ डिक्रीज होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, पेशेंट के अंदर हेयर फॉल भी स्टार्ट हो जाता है, और हेयर जो इटसेल्फ है वो भी क्या हो जाता है, थिन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे क्या चेंजेस है, स्किन हेयर एंड नील के चेंजेस हैं विद एज। अब बच्चों इसमें से कोई भी आपको जितने भी हम आज पढ़ेंगे, सीवीएस पढ़ेंगे, न्यूरो पढ़ेंगे, इसमें से कोई भी मैं आपको शॉर्टेस्ट से क्वेश्चन जो है वो दे सकती हूँ, ठीक है। मतलब किसी भी पेपर में आ सकता है, या मैं आपसे वैसे ही पूछ सकती हूँ, ठीक है। या हमने जो एक एसईक्यू रखना है, वो जो रखना है हमने क्या कहते हैं उसको, हमारा सिनेरियो बेस्ड क्लास टेस्ट है, ठीक है। उसमें भी मैं ये जो है वो हो सकता है कि आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन दे दूं, तो इसलिए आप लोगों ने इसको सर अच्छे से पढ़ना है। वैसे आप लोग फिजियोलॉजी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो ये आपको आई थिंक इसमें कोई इतनी डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। देन रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स बिकम मोर रिजिड। आप लोगों ने अक्सर नोट किया होगा कि जो एज के साथ साथ हमारे पास लोग होते हैं, उनमें क्या होता है कि खांसरे होते हैं, ठीक है, या क्या होता है उनको कोई ना कोई कफ का या कोई ना कोई लंग्स का इशू रहता ही रहता है, ठीक है। क्यों इस तरह होता है, क्योंकि लंग्स बिकम मोर रिजिड, ठीक है। आपके जो हमारे लंग्स की इलास्टिसिटी है वो क्या होती है, एज के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है, ठीक है। अब हम सांस ले रहे हैं, इनहेल एक्सहेल करें तो हमारा लंग्स की जो एक एक्सपैंड करने की एक कैपेसिटी है जो तो क्या है,
इलास्टिसिटी है, तो वो क्या होगा एज के साथ साथ डिक्रीज करेगी, लंग्स रिजिड होना शुरू हो जाएंगे। पल्मोनरी फंक्शन डिक्रीज, ठीक है जी, जब लंग्स डिक्रीज की कैपेसिटी जो है वो डिक्रीज करेगी तो क्या होगा कि लंग का जो नॉर्मल फंक्शन है हमारा इनहेल एक्सेल करने का वो भी क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। नंबर एंड साइज ऑफ एल्वेओलाई डिक्रीजेस, एल्वेओलाई जो कि हमारे मोस्ट कॉमनली आपके ब्लड के ऑक्सीजन एक्सचेंज करने में हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है, वो क्या होगा, वो भी उनका साइज डिक्रीज हो जाएगा। फिर वाइटल कैपेसिटी डिक्लाइंस, ठीक है जी, वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, हमारी जो इनहेल और एक्सहेल करने की कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी, वो भी अल्टीमेटली डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है, क्योंकि देखिए बच्चों लंग्स जो है वो रिजिड हो गए, हार्ड हो गए, उनकी इलास्टिसिटी खत्म हो गई है, ठीक है, यहाँ पहले से बहुत ज्यादा कम हो चुकी है, तो अब आप इनहेल एक्सहेल जल्दी जल्दी नहीं कर सकेंगे, ठीक है। जैसे अगर आप लोगों ने जो है वो नोट किया हो कि अगर कोई ओल्ड एज पीपल होगा, ठीक है, अगर आप उसको कहेंगे कि कोई ट्रैकिंग शुरू कर दे तो डेफिनेटली क्या होगा, उसका सांस बहुत ज्यादा फूलना शुरू हो जाएगा, ठीक है, वो दो दो बार बार उनको रेस्ट करने की जरूरत पड़ी होगी। दिस इज द रीजन, क्योंकि उनकी लंग्स की जो वाइटल कैपेसिटी है ना वो आपके कंपेरिजन में क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। रिडक्शन इन रेस्पिरेटरी फ्लूइड, ठीक है जी, जो प्लूरल फ्लूइड है जो कि लंग्स को क्या कर रहा है, प्रिवेंट करता है फ्रिक्शन से, ठीक है जी, वो भी क्या होगा टाइम के साथ साथ डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। बोनी चेंजेस इन चेस्ट कैविटी, चेस्ट कैविटी का जो आपका ओवरऑल रिब केज है, रिब केज में हमारे पास क्या है, पीछे वर्टिब्रास है, रिब्स जो है वो वर्टिब्रा के साथ भी अटैच है, और आपके जो फ्रंट पे है वो आपके स्टर्नम के साथ अटैच है, ठीक है। तो ये जो सारे कोस्टोकॉन्ड्रल जॉइंट्स बन रहे हैं ये भी डेफिनेटली क्या होंगे विद एज जो है वो इसके अंदर क्या होंगे, डिजनरेट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ओवरऑल आपकी जो लंग की एक्सपैंड करने की कैपेसिटी है वो भी क्या हो जाएगी हमारे पास, डिक्रीज होगी एज के साथ साथ, सही है। तो ये आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो विद एज इन इन चेंजेस से जो है वो गुजर होता है। नेक्स्ट आ जाता है बच्चों कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। अब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम अगेन वही बात है कि आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, या अभी तक आप लोगों ने जितने ज्यादा पेशेंट देखे होंगे वो होते हैं जो कि एजेंट होते हैं, ठीक है, ओल्ड एज पीपल होते हैं, जिसके अंदर हमें ज्यादातर क्या होता है, एंजाइना मिल रहा होता है, माइकार्डियल इंफेक्शन मिल रहा होता है, ठीक है। आपके भी सराउंडिंग में कोई आपके ग्रैंड पेरेंट या कोई भी फैमिली में इस तरह के लोग होंगे जिनको आपने ज्यादातर कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस के साथ सुना होगा, ठीक है। अब तो बच्चों चूंकि जो यंग लोगों में आ रहा है फैक्टर अगर सीवीएस का, तो उसका एक रीजन क्या है, हमारी पुअर डाइट है, ठीक है, न्यूट्रिशन हमारा प्रॉपर नहीं है, डाइट पुअर है, और दूसरा क्या है, सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, ठीक है। अदरवाइज अगर हम नेचुरली देखें या बायोलॉजिकली देखें तो सीवीएस में चेंजेस जो है वो क्या होती है, एज के साथ आती हैं। अदरवाइज अगर हम अपनी डाइट पे और इन सारी चीजों पे कंट्रोल रखें तो आपका सीवीएस सिस्टम जो है वो अच्छा चलता रहता है, ठीक है। अब क्या चेंजेस आएंगी, हार्ट स्मॉलर एंड लेस इलास्टिक विद एज, ठीक है जी, आपके हार्ट की जो ओवरऑल इलास्टिसिटी की कैपेसिटी है, ठीक है, जैसे कि रीफिलिंग हो रही है सिस्टली और डायस्टली जो फेस है, ठीक है, वो क्या होगा अल्टीमेटली वो जो हार्ट की एक्सपैंड होने की रिलैक्स होने की कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी, इफेक्ट होगी विद एज, ठीक है। जब इफेक्ट होगी तो डेफिनेटली हार्ट के अंदर जो ब्लड पंप होके आ रहा है वो भी डिक्रीज करेगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि हार्ट का साइज आपको एज कंपेयर टू द यंग या अडल्टहुड में क्या होगा, डिक्रीज नजर आएगा। बाय एज 70 कार्डिक आउटपुट रिड्यूस 70%, ठीक है जी, 70 की एज तक जब कोई ह्यूमन बीइंग पहुंच जाता है तो 70% तक आप देखें कि उसकी कार्डिक आउटपुट डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। अब कार्डिक आउटपुट क्या है कि हार्ट जो आपको ब्लड पंप कर रहा है टुवर्ड्स द बॉडी, अब क्यों डिक्रीज कर जाती है, सारे नीचे रीजन लिखे हुए हैं हमारे पास। हार्ट वैल्व्स बिकम स्क्लेरोटिक, हार्ट मसल मोर इरिटेबल, ठीक है, हार्ट वैल्व्स क्या हो जाएंगे, स्क्लेरोटिक हो जाएंगे। जैसे हमने देखा है कि मस्कुलोस्केलेटल चेंजेस आती हैं एज के साथ साथ क्या होता है, डिजनरेटिव आना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इसी तरह से जो हमारे हार्ट के वैल्व्स लगे हुए हैं, ठीक है जी, यहाँ पे वैल्व्स लगे हुए हैं, ये वाल्व्स हो गए एट्रिया से वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से फिर आपकी पूरी बॉडी से तक जा रहा है, तो वो क्या होंगे उसमें सेक्लेरोटिक चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। जब सेक्लेरोटिक चेंजेस आने शुरू हो जाएंगी वहां पे इसको हम डिजनरेटिव चेंज भी कह सकते हैं एज कम्पेयर टू द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, ठीक है। तो क्या होगा कि वेल्व कंप्लीटली ओपन क्लोज होने में उनको क्या होगा, मसला होगा, हार्ट को में ब्लड पंप करने में क्या होगा, इशू होगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा, कार्डिक आउटपुट डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है, क्योंकि वेल्व्स जो कि हमारा सोर्स थे, चैनल्स थे, ठीक है, जैसे कि डोर के अंदर मैं दरवाजे में किसी को खड़ा कर दूं तो क्या होगा, आना जाना आपका बाहर मुश्किल हो जाएगा ना। तो सेम इज द केस के वेल्व्स के जब सेक्लेरोटिक हो जाएंगे तो कार्डिक आउटपुट क्या हो जाएगी, अल्टीमेटली हमारी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। फिर आपका हार्ट का मसल, चूंकि हार्ट का मसल उतना ही पंप कर रहा है जितना पहले वो आप यंग में करता था, अडल्टहुड में करता था, एडोलेसेंट एज में करता था, बट मसला क्या है कि अब जो है वो हमारे वैल्व जो है वो सेक्लोरोटिक हो गए हैं, तो जब सेक्लोरोटिक वैल्व है तो मसल्स के ऊपर प्रेशर जाएगा, ठीक है। तो वो जो एक आपकी फ्रिक्शन वाला फैक्टर है वो यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा और हार्ट का मसल आपका क्या होगा, इरिटेबल होना शुरू हो जाएगा। मोर एरिथमियाज, डेफिनेटली बच्चों जब कार्डिक आउटपुट इफेक्ट हो जाएगी, वैल्व्स जो है वो सेक्लोरोटिक हो गए होंगे तो क्या होगा,
कि हार्ट रेट भी आपका नॉर्मल नहीं रहेगा, हार्ट रेट भी नॉर्मल थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा और रिदमियास के या मर्मर्स के चांसेस भी हमारे पास क्या होंगे, ज्यादा हो जाएंगे। आर्टरीज मोर रिजिड, वेन्स डायलेट। ठीक है जी, आर्टरीज जो है वो क्या होंगी, रिजिड हो जाएंगी। जो आर्टरीज की इलास्टिसिटी की कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी, अल्टीमेटली रिड्यूस हो जाएगी और आर्टरीज रिजिड हो जाएंगी। नंबर ऑफ रीजन हो सकते हैं, एक तो एज के साथ है, इसके अलावा अगर कोई वहां पे कोलेस्ट्रॉल की डेपोजिशन हो गई है तो भी क्या होगा कि आर्टरीज जो है वो आपको रिजिड मिलेंगी। ठीक है, वेन्स क्यों डायलेट हो जाएंगी, क्योंकि जो आपका नॉर्मल फंक्शन है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ जी मैं 70 ईयर्स की हूँ, ठीक है, तो मैं 70 ईयर्स की हूँ तो मेरा नॉर्मल, मैंने उठना बैठना है, मैंने खाना भी है, मैंने जो है वो मेरी डाइट भी चल रही है, ठीक है, मैंने जो है वो अपनी डेली लिविंग एक्टिविटीज भी करनी है, ठीक है, और अगर मैं प्रोफेशनल हूँ तो मैंने अपनी जॉब पे भी आना जाना है, सही है, तो मेरी काफी सारी एक्टिविटीज चल रही है। अगर मैं 70 ईयर्स की हूँ तो ये तो नहीं है ना कि मेरी एक्टिविटीज बिल्कुल ही खत्म हो गई है, ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या है कि वेन्स के ऊपर प्रेशर जाएगा, चूंकि हार्ट तक जो उन्होंने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाना है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि वेन्स पकड़ के क्या हो जाएंगी, डायलेट हो जाएंगी, ठीक है। तो ये सारा मैकेनिज्म जो है वो क्या है बच्चों, एज के साथ साथ आ रहा है, बट जैसे मैं भी आपको बता रही हूँ कि यंग एज में अगर हमारे पास हो तो फिर उसके लिए थोड़े डिफरेंट रीजन हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर सीरियस के चेंजेस विद एज आ रहे हैं तो वो ये सारे चेंजेस हैं जो कि एज के साथ आपको देखने को मिलते हैं। देन हमारा आ जाता है जीआईटी सिस्टम। जीआईटी सिस्टम में आपके पास रिड्यूस जीआई सिक्रीशंस, ठीक है जी, जैसे हमने आई थिंक लास्ट लेक्चर में भी थोड़ा सा डिस्कस किया था कि एसिड जो है वो ज्यादा जो है वो भरना शुरू हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास अल्सरेशन के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है, इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसी तरह से आपकी ओवरऑल चूंकि मोबिलिटी कम हो जाती है, जैसे कि अगर कोई 70 ईयर का इंडिविजुअल है तो वो क्या होगा कि बहुत ज्यादा उसका उतनी डेली लाइफ की फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी, ठीक है, तो अल्टीमेटली जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी भी मोटिलिटी डिक्रीज करेगी, जिसमें से स्टमक की मोटिलिटी डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है, जब स्टमक की मोटिलिटी डिक्रीज कर जाएगी तो स्टमक का हमारा ओवरऑल फंक्शन है, ठीक है जी, रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, डाइजेशन हो रही है, वो सारी भी क्या होगी, रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी, ठीक है, तो मोटिलिटी डिक्रीज होगी तो सिक्रीशंस भी नहीं होंगी उतनी, ठीक है जी, वो आपके सारे हार्मोन्स, ठीक है, या वो एंजाइम जो कि डाइजेशन में इन्वॉल्व थे वो सिक्रीट नहीं होंगे, वो सिक्रीट नहीं होंगे तो डाइजेशन भी अफेक्ट होगी, मेटाबॉलिज्म भी इफेक्ट होगा, ठीक है। उसके अलावा रिड्यूस रीजनरेटिव कैपेसिटी ऑफ लिवर, लिवर मेटाबोलाइजेस लेस एफिशिएंट, ठीक है, तो आपको पता है कि लिवर भी आपके बहुत सारे जो मेजर इसका रोल है आपके मेटाबॉलिज्म के अंदर, ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे मैंने आपको बताया कि स्टमक की मोटिलिटी डिक्रीज कर रही है, सिक्रीशंस कम हो रही है, अल्सरेशन के चांसेस हो रहे हैं, इसी तरह से हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं उसमें से जैसे स्किन रीजनरेट कर जाती है, लिवर इटसेल्फ भी रीजनरेट कर जाता है, ठीक है, अगर कोई इंजरी हो गई है, कोई ट्रॉमा हो गया है या कोई अल्कोहल वगैरह लेना शुरू हो गए हैं, ठीक है, कोई इंडिविजुअल, तो उनके अगर लिवर इफेक्ट होना शुरू हो गया तो एक नेचुरल कैपेसिटी है कि वो खुद से ही रीजनरेट शुरू हो जाते हैं, उसके सेल्स रीजनरेट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, बट क्या होगा कि एज के साथ साथ ये जो आपकी रीजनरेशन वाली कैपेसिटी है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। अब आप लोगों ने अगर सुना हो जो हमारा लिवर ट्रांसप्लांट कर रहे होते हैं, ठीक है, तो ये जो ओल्ड एज में लिवर ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसमें डोनर जो है वो फिर एज देखी जाती है, ठीक है, अगर आप 50 क्रॉस हैं, ठीक है, तो आपका क्या होगा, आपसे आपको एज अ डोनर कंसीडर नहीं किया जाएगा, ठीक है, बिकॉज आपके इट सेल्फ जो अपनी लिवर की रीजनरेटिव कैपेसिटी है वो क्या होगी, कम होना शुरू हो जाएगी, ठीक है, तो इस तरह से आपके जीआईटी में कुछ चेंजेस आते हैं और कुछ चेंजेस जो लास्ट हमने लेक्चर में पढ़े थे वो भी आपने इसके साथ ऐड कर देने हैं। Okay, then comes the renal system. After 40 renal function decreases, ठीक है जी, 40 years के बाद आप देखें कि 40 years कोई इतनी ज्यादा एज नहीं है, बट इसके बाद ही आपका हमारा रीनल फंक्शन जो है वो क्या हो रहा है, उसके जो मैकेनिज्म है या जो उसका फंक्शन है वो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, डिक्रीज होना शुरू हो रहा है। फिल्ट्रेशन एंड रीअब्जॉर्प्शन रिड्यूस, ठीक है जी, जो भी आपका वेस्ट मटेरियल है उसकी जो फिल्ट्रेशन है, ठीक है, वो सारी, और आपके जो फ्लूइड की रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है थ्रू द रीनल सिस्टम, वो सारी क्या होगी, अल्टीमेटली आपकी रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी। ब्लैडर मसल वीकन्स, ठीक है जी, ब्लैडर के जो मसल्स हैं वो वीक होना शुरू हो जाते हैं। सबसे ज्यादा तो ये ब्लैडर मसल वीकनेस वाला जो हमें कंपोनेंट है वो मिलता है किसके अंदर, फीमेल्स के अंदर मिलता है, ठीक है, क्योंकि प्रेगनेंसी की वजह से उनके ब्लैडर के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर जाता है और उसकी वजह से वो क्या होता है, वीक होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और फिर आप लोगों ने शायद सुना हो कि जो ओल्ड एज लोग होते हैं वो अक्सर कंप्लेन कर रहे होते हैं कि बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ रहा है, ठीक है, उसकी कोई और पैथोलॉजी भी हो सकती है जैसे कि डायबिटीज वगैरह भी हो सकता है, लेकिन एक रीजन हमारे पास ये भी हो सकता है कि ब्लैडर का मसल जो है वो वीक हो गया या ब्लैडर की जो
कैपेसिटी थी वो क्या हो गई हमारी एज के साथ साथ इफेक्ट होना शुरू हो गई। स्मॉलर किडनीज एंड ब्लैडर, ठीक है जी, जब डेफिनेटली जब ब्लैडर मसल्स वीक होना शुरू हो जाएंगे तो अल्टीमेटली उस मसल के अंदर भी हमारे पास एट्रोफी होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो आपको ब्लैडर्स और किडनी का साइज भी एज कम्पेयर टू द यंग एज या अडल्टहुड या एडोलेसेंट जो है वो डिक्रीज मिलेगा। Okay, then comes the reproductive system. This में number of changes है, reduced testosterone level, declining estrogen and progesterone level, ठीक है जी। मेल में टेस्टोस्टेरोन का लेवल डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है और फीमेल्स में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो है वो आपको डिक्रीज मिलेगा। Then comes the neurological system. Neurons of central and peripheral nervous system degenerate, ठीक है जी। जैसे बाकी सारी आपकी बॉडी के अंदर डिजनरेशन शुरू हो गई है, आपके स्टमक की मोटिलिटी इफेक्ट हो रही है, या आपने हमने देखा है कि हार्ट का साइज डिक्रीज कर रहा है, या हमने अभी पीछे देखा है कि आपकी जो है वो ब्लडर के मसल्स वीक हो रहे हैं, वो एट्रोफिड हो रहे हैं। तो इसी तरह से जो हमारे न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, आपके सेंट्रल एंड प्राइमरी नर्वस सिस्टम में, वो भी क्या होंगे, सारे डीजनरेशन उनके अंदर भी जो है वो नेचुरली जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। देन नर्व ट्रांसमिशन स्लो हो जाएगी। डेफिनेटली बच्चों, न्यूरॉन्स का फंक्शन ही क्या है, आपकी न्यूरल ट्रांसमिशन है। तो जब न्यूरॉन्स जो है वो डिजनरेट होना शुरू हो जाएंगे या आपके नंबर ऑफ न्यूरॉन्स कम होना शुरू हो जाएंगे विद एज, तो न्यूरल ट्रांसमिशन जो है वो भी क्या होगी, अल्टीमेटली आपकी अफेक्ट हो जाएगी। हाइपोथैलेमस लेस इफेक्टिव इन रेगुलेटिंग द बॉडी टेम्परेचर। जैसे भी मैंने आपको पीछे बताया था कि जो बॉडी टेम्परेचर है वो उस तरह से रेगुलेट नहीं होता एज विद एज एज कम्पेयर टू द यंग एज, ठीक है। जैसे कि आप देखेंगे कोई अभी आप जैसे बाहर ठंड है इस वक्त, तो अगर आप किसी ओल्ड एज पीपल को भेजेंगे तो क्या होगा कि काफी देर तक उनकी बॉडी पहले शिवर करेगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता कहीं जाके हो सकता है कि उनकी बॉडी सेटल हो। अदरवाइज ये भी हो सकता है कि उनकी बॉडी एक्सटर्नल टेम्परेचर के अकॉर्डिंग भी सेटल ना हो, ठीक है। बट अगर आप खुद जाके बाहर खड़े होते हैं तो 2 मिनट 3 मिनट बाद आपकी बॉडी क्या होती है, एक्सटर्नल टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली रेगुलेट कर लेती है अपने आप को। सो जैसे कि साके न्यूरॉन्स वगैरह में चेंज आ रहा है, ऐसे आपका हाइपोथैलेमस इनके जो हमारे ग्लैंड्स हैं, ठीक है, वो भी क्या होंगे विद एज, उनकी जो सिक्रीशंस है या जो उनका नॉर्मल फंक्शन है वो इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा। रिड्यूस REM स्लीप, डिक्रीज डीप स्लीप, ठीक है जी। जो डीप स्लीप है हमारी, जिसको हम REM कहते हैं, ठीक है जी, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, जो कि आपका स्लीप का बिल्कुल होता है लास्ट स्टेज होती है, ठीक है। डिफरेंट स्टेजेस होती है, जो बिल्कुल लास्ट स्टेज होती है उसको हम डीप स्लीप कंसीडर करते हैं या रैपिड आई मूवमेंट स्लीप कंसीडर करते हैं। तो वो आप देखें, अगर आप लोगों ने शायद नोट किया हो कि जो ओल्ड एज पीपल होते हैं उसमें क्या होता है कि वो उनकी नींद इतनी ज्यादा गहरी नहीं होगी, ठीक है। आधा घंटा सोएंगे फिर थोड़ी देर बाद आपको उठते हुए नजर आएंगे, ठीक है। ये पेशेंट्स भी आपको इस तरह की कंप्लेन आके करेंगे कि हमें रात को नींद नहीं आ रही होती है, या रात जो उनकी रात में नींद है वो क्या होगी, डिस्टर्ब रहेगी, ठीक है। उनका जो साइकिल होता है नॉर्मली वो डिस्टर्ब हुआ होता है, रात को उनको यूजली नींद नहीं आ रही होती, या अगर नींद आ भी जाती है तो बहुत ज्यादा, ये नहीं कि 4-5 घंटे तक वो सो रहे हैं, ठीक है, अनलेस के वो कोई इस तरह की मेडिकेशन ले रहे हैं जिसमें कोई हिप्नोटिक फैक्टर जो है वो क्या है, इन्वॉल्व हो, ठीक है। तो ये सारे चेंजेस जो है वो आपके विद एज जो है वो आना शुरू हो जाता है। अच्छा, अब मैंने आपको कहा था कि मस्कुलोस्केलेटल जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और आई थिंक कि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स या बहुत सारी चेंजेस आप लोगों को खुद ही से जो है वो आई थिंक आती भी होंगी। एडिपोज टिश्यूज इंक्रीज विद एज, लीन बॉडी मास डिक्रीज, ठीक है जी। एडिपोज टिश्यूज जो है उनकी डेपोजिशन इन डिफरेंट एरियाज ऑफ योर बॉडी एज के साथ साथ इंक्रीज कर जाती है, और जब एडिपोज टिश्यू इंक्रीज कर जाएगा तो आपका अल्टीमेटली लीन बॉडी मास जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। बोन मिनरल कंटेंट डिमिनिश, ठीक है, आपकी बोन मिनरल डेंसिटी, उनके न्यूट्रिशनली इफेक्ट हो रहा होता है जो ओल्ड एज पीपल होते हैं, ठीक है। और डेफिनेटली जब आप कुछ खाएंगे तो आपका जब स्टमक उसको प्रॉपर्ली डाइजेस्ट ही नहीं करेगा, तो जब डाइजेस्ट नहीं करेगा तो वो आपके ब्लड तक नहीं जाएगा, आपके मसल्स तक नहीं जाएगा, बोन्स तक नहीं जाएगा, ठीक है। तो आपकी अल्टीमेटली बोन मिनरल डेंसिटी जो है वो टाइम के साथ साथ कम होना शुरू हो जाएगी। फिर डिक्रीज इन हाइट फ्रॉम नैरो वर्टिब्रल स्पेसिस, ठीक है जी। आपके जो वर्टिब्रास हैं या ओवरऑल हम कहते हैं कि जॉइंट जो है उनके अंदर स्पेसेस जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाती है, क्योंकि कार्टिलेज के अंदर वियर एंड टियर प्रोसेस शुरू हो जाता है। लेस रिसाइलल कनेक्टिव टिश्यू में हैव एग्जैजरेटेड कर्वेचर ऑफ स्पाइन, ठीक है जी। जो आपके सारे कनेक्टिव टिश्यू है बॉडी के वो भी इफेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। जैसे भी मैंने आपको बताया था कि सबक्यूटेनियस फैट खत्म हो जाएगी, स्किन की इलास्टिसिटी की डिक्रीज कर जाएगी, म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई हो जाएगी और स्किन क्या हो जाएगी, फ्रेजाइल हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, एग्जैजरेटेड कर्वेचर ऑफ स्पाइन। अब जरूरी नहीं है कि एग्जैजरेट ही करे कर्वेचर ऑफ स्पाइन, स्पाइन की कर्वेचर के अंदर कोई भी पैथोलॉजी जो है वो आ सकती है, ठीक है। ये अभी हम यहाँ पे नहीं डिस्कस करते कि कौन कौन सी पैथोलॉजीज है। स्कोलियोसिस हो सकता है, लॉर्डोसिस हो सकता है,
फिर फॉरवर्ड हेड पोस्चर होता है, ये डिफरेंट आपके पोस्चरल डिफॉर्मिटीज होती हैं जो कि एज के साथ साथ आ सकती है, लेकिन हम उसको यहाँ पे इतना ज्यादा इन डिटेल नहीं जाते वरना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ओके, देन कम्स द इम्यून सिस्टम, डिक्लाइन इन इम्यून इम्यून फंक्शन। ठीक है जी, इम्यूनिटी आपकी जो है वो ओवरऑल डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। जो आपका एक नेचुरल डिफेंसिव मैकेनिज्म है, मैक्रोफेजेस है, हमारे फेगोसाइट्स है, ठीक है, ये सारा ओवरऑल आपका जो फंक्शन है वो क्या होता है, डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। एंटीबॉडी रिस्पॉन्स जैसे मैंने भी आपको बताया, ठीक है, ये डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। इसीलिए ही आप देखें कि जो है वो जब वैक्सीन आई थी तो सबसे ज्यादा पहले कहा गया था कि किन लोगों को दें, 60+ का जो था वो कंसीडर किया जा रहा था कि उनको जरूर आप वैक्सीन दें जो 60+ है, बिकॉज उनकी इम्यूनिटी जो है वो क्या है, हम सब में वीक है। ठीक है, तो जब इम्यूनिटी नहीं होगी तो क्या होगा कि कोई भी डिजीज होती है फिर उसको उस तरह से ओवरकम नहीं कर सकते थे। इसलिए कोविड में सबसे पहले हमने जो इम्यूनाइजेशन स्टार्ट की थी, वैक्सीनेशन, वो ओल्ड एज से स्टार्ट की थी। विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन माइट डिक्रीज, डिक्रीज हीमोग्लोबिन एंड हेमाटोक्रिट। ठीक है, आपके विटामिन B12 जो है वो एब्जॉर्प्शन उसकी कम हो जाएगी। सिर्फ विटामिन B12 नहीं है, बाकी सारे विटामिन भी जो है उन सबकी एब्जॉर्प्शन जो है वो अल्टीमेटली डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि सारे ही सिस्टम अफेक्ट होना शुरू हो रहे हैं। तो जैसे अब लिवर है, अगर लिवर ने किसी विटामिन की को मेटाबोलाइज करके एब्जॉर्प्शन करनी है तो वो इटसेल्फ उसका सिस्टम रीजनरेशन वाला अफेक्ट हुआ है। ठीक है, इसी तरह से अगर किसी जो है न्यूट्रिएंट को स्टमक ने मेटाबोलाइज करके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करना है तो स्टमक इटसेल्फ खुद ही जो है वो क्या हो रहा है, एज के साथ साथ इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये सारे आपके जो विटामिन हैं ये भी क्या होंगे, एज के साथ से डिक्रीज कर जाएंगे। और वो विटामिन भी जो कि आपके इम्यूनिटी सिस्टम के अंदर आपको जो है वो क्या कर रहे होते हैं, असिस्ट कर रहे होते हैं, वो भी अल्टीमेटली क्या होंगे, डिक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, हीमोग्लोबिन का लेवल या आपका जो रेड ब्लड सेल की काउंट है वो भी क्या है, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। हमारे बहुत सारे डेली आपके रूटीन में बहुत सारे रेड ब्लड सेल्स जो है वो क्या होते हैं, न्यू रीजनरेट हो रहे होते हैं। ठीक है, तो विद एज ये जो आपकी हमारे रेड ब्लड सेल की रीजनरेशन कैपेसिटी है या जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी है वो भी क्या हो जाएगी, अल्टीमेटली डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और आपका हीमोग्लोबिन जो कि नॉर्मली जो है वो 12 या 14 तक चला जाता है मेल फीमेल्स में, वो भी क्या होगा, एज के साथ साथ डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ओके जी, देन कम्स आपका एंडोक्राइन सिस्टम। अच्छा, अब एंडोक्राइन सिस्टम में क्या है जी बच्चों, आपका डिक्रीज एबिलिटी टू टॉलरेट स्ट्रेस, बेस्ट सीन इन ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। ठीक है जी, एंडोक्राइन सिस्टम तो आप देखें कि आपको पता ही होगा कि चूंकि आपका डायबिटीज हमने सबसे ज्यादा सुना हुआ है, जो भी ओल्ड एज पीपल होते हैं हमसे ब्लड प्रेशर और डायबिटीज का जरूर पूछते हैं। ठीक है, तो डायबिटीज आपका डेफिनेटली तभी होगा जब हमारा ग्लूकोज का जो मेटाबॉलिज्म है वो इफेक्ट हो जाता है। ठीक है, या आपकी इंसुलिन जो है वो हमारी प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा। ठीक है, अब इंसुलिन आगे से सिक्रिएट कहाँ से हो रही है, पेंक्रियाज से हो रही है, तो पेंक्रियाज इटसेल्फ इफेक्ट हो रही है इसके साथ साथ, तो अल्टीमेटली फिर क्या होगा, पेशेंट डायबिटिक की तरफ जाएगा। एस्ट्रोजन लेवल डिक्रीज इन वुमेन। ठीक है जी, फीमेल्स में जैसे मैंने भी आपको बताया था रिप्रोडक्टिव साइकिल की वजह से भी एस्ट्रोजन लेवल जो है वो डिक्रीज होता जाता है, और फिर अल्टीमेटली 45 या कुछ रिसर्चेस कहती हैं कि 40 एज के बाद भी एस्ट्रोजन का लेवल बहुत कम हो जाता है, और ये भी आपका एक रीजन बनता है ऑस्टियोआर्थराइटिस का या और जो मस्कुलोस्केलेटल चेंजेस आ रहे हैं। अदर हार्मोनल डिक्रीज इंक्लूड टेस्टोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोल, प्रोजेस्टेरोन। ठीक है जी, ये सारे आपके हार्मोन्स हैं जो कि एज के साथ साथ डिक्रीज होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब डिफरेंट हार्मोन्स है और डिफरेंट इनके फंक्शन है, जैसे एल्डोस्टेरोन है या कॉर्टिसोल है, अब इनके जो जो फंक्शंस है वो क्या होंगी, एज के साथ साथ इफेक्ट होंगे। मुझे कौन सा बच्चा बताएगा कि एल्डोस्टेरोन का क्या फंक्शन है, हैंड रेज करके जरा बताएं। अच्छा जी, मुकद्दस ने हैंड रेज किया है, सेकंड में आपको अनम्यूट करूं। हाँ जी, जी बच्चे। मैम ये वाटर एंड सॉल्ट का बैलेंस मेंटेन करता है, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कराता है और ब्लड प्रेशर लेवल को नॉर्मल, अगर मतलब राइज ब्लड प्रेशर है तो उसको लोअर करने में हेल्प करता है। शाबाश, ठीक है। इसीलिए देखिए बेटा कि हमारा एज के साथ साथ क्या होता है कि ब्लड प्रेशर क्यों होता है पेशेंट्स में, इसी वजह से होता है क्योंकि एल्डोस्टेरोन का लेवल हमारा डिक्रीज होना शुरू हो गया। ठीक है, इसी तरह से टेस्टोस्टेरोन का लेवल इफेक्ट होता है, तो मेल्स में हार्मोनल चेंजेस की वजह से और बहुत सारे जो है वो क्या होते हैं, चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, कॉर्टिसोल का फंक्शन कौन सा बच्चा बताएगा।
हाँ जी, कॉर्टिसोल का कौन सा बच्चा फंक्शन बताएगा? हैंड रेस किया है शबीन, निम्रा शबीन ने। हाँ जी बताएं। मैम कॉर्टिसोल बेसिकली प्राइमरी स्ट्रेस हार्मोन कंसिडर किया जाता है और ये ब्लड प्रेशर को थोड़ा सा इन्हांस कर देता है और थोड़ी सी भी अगर इंसान में इमोशनल डिस्टर्बेंस होती है तो उससे एकदम स्ट्रेस का लेवल ज़्यादा हो जाता है और ब्लड प्रेशर इन्हांस हो जाता है। ब्लड प्रेशर, अच्छा ठीक है। ब्लड प्रेशर से ज्यादा बच्चे आप स्ट्रेस से रिलेटेड एक तो सबसे पहले इसको हम ज्यादा कंसीडर करते हैं, ठीक है। और ब्लड प्रेशर भी आप सही कह रही हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है ये आपके शुगर के लेवल को भी इवन कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। और आपके जो लिवर आपका जो कि ग्लूकोज की प्रोडक्शन में ग्लूकोनियोजेनेसिस है उसके अंदर भी ये इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो आप देखिए बच्चों, अल्टीमेटली अब सारे ये आपने हार्मोन्स पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो जिस तरह ये हार्मोन्स इफेक्ट एज के साथ साथ डिक्रीज होते जाते हैं, उसी तरह चेंजेस आते जाते हैं, ठीक है। तो जो अब आपको ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपको वैलिड एक रीजन के साथ पता होना चाहिए कि एज के साथ साथ हमें ब्लड प्रेशर क्यों हो रहा है, ये शुगर हमें क्यों हो रहा है, ठीक है। क्योंकि ये सारे जो सिस्टम्स में हम चेंजेस पढ़ रहे हैं, ये सारे सिस्टम के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। अच्छा जी, अब अभी हमने पीछे पढ़ा है जी मस्कुलोस्केलेटल। तो एक तो मैंने अभी आपको पीछे बताए थे हमने कौन से चेंजेस पढ़े हैं जी। है कहाँ गया, ये था, ठीक है। ये सारे हमने पढ़े थे, इसको उठा के आई थिंक मैं इधर कर देती हूँ ऐसे, ठीक है जी। अच्छा, अब क्या है, ये क्या आपको नजर आ रहा है, बोन्स क्या होती जा रही है हमारी, ब्रिटल होती जा रही है विद एज, ठीक है। ये नॉर्मल बोन है आपके पास, ठीक है जी। ये कौन सी बोन है, कैंसरस बोन है, ये स्पॉन्जी बोन जिसको हम कहते हैं। तो आप देखिए विद एज कितना ज्यादा इसके अंदर क्या आ गया है, सारी मिनरल डेंसिटी जो है वो इसके अंदर से खत्म हो गई है और इतनी ज्यादा ये पोरस और फ्रेजाइल हो गई है। इसी वजह से बच्चों इसी तरह की आपकी एज के साथ साथ बोन्स हो जाती हैं। दिस इज द रीजन के बहुत ज्यादा फ्रैक्चर के चांसेस होते हैं। फ्रैक्चर इसीलिए हो जाता है क्योंकि बोन अंदर से इस तरह की हो जाती है। ओके अब ये ज्यादा जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने थोड़ा इस पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट किया हुआ है। बोन मिनरल कंटेंट या बोन मिनरल डेंसिटी जो है, जैसे मैंने आपको बताया, वो कम होना शुरू हो जाती है क्योंकि न्यूट्रिएंट्स उतने ज्यादा एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहे होते आपके ब्लड के अंदर जितने नॉर्मली हमारे इस वक्त हो रहे हैं। कोलेजन फॉर्मेशन डिक्रीज, ठीक है जी। आपके अल्टीमेटली जो कोलेजन है उसकी भी फॉर्मेशन डिक्रीज करेगी, ठीक है। तो आपको पता है कि जो कि आपके जॉइंट्स हैं उसमें जो हमारी कार्टिलेज है उसमें भी आपका कोलेजन जो है वो सपोर्ट या एज अ फ्रिक्शन जो है वो आपको प्रोवाइड कर रही होती है। तो जब कोलेजन डिक्रीज होगी तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो फ्रिक्शन वाली जॉइंट्स में अच्छा आवाज आ रही है आपको मेरी? मैंने तो आप लोगों को म्यूट किया हुआ है। जी बच्चे आवाज आ रही है? यस मैम आ रही है। अच्छा ठीक है। तो कोलेजन फॉर्मेशन डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी तो अल्टीमेटली ठीक है जॉइंट जो है उसमें फ्रिक्शन आना शुरू हो जाएगी। फिर साइनोवियल फ्लूइड डिक्रीज होना शुरू हो जाता है आपका। तो भी ये आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस और इन सारी जो आपकी डिजीजेस है मस्कुलोस्केलेटल उसकी तरफ लेके जाएगा। फाइब्रोटिक साइनोवियल मेम्ब्रेन, ठीक है, जो आपकी साइनोवियल मेम्ब्रेन है उसके अंदर फाइब्रोसिस होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि अभी हमने वेल्व्स में पढ़ा था सेक्लोरोसिस होना शुरू हो गया था, इसी तरह से आपके यहाँ पे क्या होगा, फाइब्रोसिस होना शुरू हो जाएगा। फिर ज्वाइंट की कार्टिलेज डिक्रीज करेगी। अब देखिए आप कोलेजन डिक्रीज हो जाएगा, बोन मिनरल डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, साइनोवियल फ्लूइड नहीं होगा तो अल्टीमेटली जो कार्टिलेज है उसमें हाइलुरोनिक एसिड और ये सब कुछ भी क्या होंगे, डिक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। कार्टिलेज के अंदर वियर एंड टियर स्टार्ट हो जाएगा। वाटर कंटेंट एंड इलास्टिसिटी ऑफ द कार्टिलेज भी क्या हो जाएगी, अल्टीमेटली डिक्रीज हो जाएगी। ओके देन आपका मसल मास जो है वो भी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। मसल मास डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, उसके अंदर एट्रोफी नेचुरली जो है वो आना शुरू हो जाती है हमारे। देन टेंडन साइज जो है वो भी, ठीक है, जो कि आपके टेंडन्स हैं उसके अंदर भी क्या है, सेक्लेरोसिस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से अल्टीमेटली उसकी जो स्ट्रेचिंग वाली एबिलिटी है वो कम हो जाएगी और उसका साइज जो है वो छोटा हो जाएगा। इलास्टिसिटी ऑफ लिगामेंट्स एंड टेंडन्स, ठीक है जी। जैसे ऊपर वाली बात मैंने आपको बताई कि लिगामेंट्स के अंदर टेंडन्स के अंदर दोनों के अंदर सेक्लेरोसिस स्टार्ट हो जाएगा और क्या होगा कि उनकी जो इलास्टिसिटी वाली कैपेसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए ही आप देखें कि आप यंग एज में जो है वो बहुत ज्यादा एथलीट्स या इस तरह की कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा अच्छे से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट विद एज हमारी ये वाली सारी क्या होती है, चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपकी ये वाली सारी एक्टिविटीज भी जो है वो इफेक्ट होना शुरू हो जाती है। मायोसिन एडिनोसाइन एटीपी एक्टिविटी, ठीक है जी। एटीपी की जो एक्टिविटी है जो कि जनरली हमारा क्या कर रही होती है, एनर्जी आपको प्रोवाइड कर रही होती है फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज, तो वो भी क्या होगा,
एटीपी जो है उसकी एक्टिविटी रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी, तो आपकी जो एनर्जी प्रोडक्शन वाला पार्ट है वो भी क्या होगा हमारा रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, और पेशेंट की एक्टिविटी जो है वो अल्टीमेटली जो है वो क्या होंगी ऑटोमेटिकली इफेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। ओके देन और कौन सी फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ रही है? नैरोइंग ऑफ द जॉइंट स्पेस। अभी हमने पीछे पढ़ा है कि साइनोवियल मेम्ब्रेन, साइनोवियल फ्लूइड कम हो रहा था, कार्टिलेज कम हो रही थी, तो अल्टीमेटली क्या होगा जॉइंट आपस में दोनों स्पेसेस जो है वो खत्म हो जाएंगी और जॉइंट आपस में रगड़ खाना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, फ्रिक्शन स्टार्ट हो जाएगी। बोन्स मेक कांटेक्ट विद बोन, ठीक है, जैसे कि स्पेसेस नैरो हो जाएंगी तो डेफिनेटली बोन्स आपस में रगड़ खाएंगी। मसल की स्ट्रेंथ कम होना शुरू हो जाएगी, ठीक है, जब हम वॉक करते हैं, जब हम कोई एक्टिविटी करते हैं तो नेचुरली आपका जो है वो क्या है कि मसल की स्ट्रेंथनिंग हमारी हो रही होती है, क्योंकि ब्लड की सर्कुलेशन जा रही है, फ्रेश ब्लड जो है वो जा रहा है आपके मसल को, ठीक है, और जो हमारा कैल्शियम रीअब्सॉर्ब हो रहा है तो कैल्शियम भी मिल रहा है मसल को, तो उसकी जो कॉन्ट्रेक्शन की रिलैक्सेशन की एबिलिटी है वो क्या हो रही है मेंटेन रह रही है। पर एज के साथ साथ जब सारी एक्टिविटी कम हो जाएगी तो अल्टीमेटली मसल की स्ट्रेंथ भी कम हो जाती है, बोन फॉर्मेशन डिक्रीज एंड बोन की जो रीअब्सॉर्प्शन की एबिलिटी है वो क्या हो जाएगी इंक्रीज कर जाएगी, लीड टू ऑस्टियोप्रोसिस, ठीक है जी। बोन फॉर्मेशन में कौन से सेल्स इन्वॉल्व हैं और रीअब्सॉर्प्शन में कौन सा बच्चा बताएगा? ओस्टियोब्लास्ट, Osteocytes formation of bone. नहीं, बोन फॉर्मेशन में मैं आपसे पूछूं बच्चे सेल कौन से है फॉर्मेशन में? ओस्टियोब्लास्ट, ठीक है, और बोन जो है वो रीअब्सॉर्प्शन में ओस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट, ठीक है, ऑस्टियोब्लास्ट ऑस्टियोक्लास्ट, ठीक है जी। ये आपके जो है वो क्या होंगे एज के साथ साथ कम और ज्यादा होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से फॉर्मेशन और रीअब्सॉर्प्शन इफेक्ट होगी, और अल्टीमेटली क्या होगा जी हमारी ऑस्टियोप्रोसिस की तरफ जो है वो पेशेंट जाएगा, जिसमें आपकी बोन की मिनरल डेंसिटी जो है वो क्या होती है डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। ओके देन कम्स, एक सेकंड, एक स्लाइड मिस हो गई है। अच्छा अब क्या है बच्चों, देखिए मोबिलिटी कम हो जाएगी, जब मोबिलिटी कम हो जाएगी तो क्या होगा जॉइंट बहुत ज्यादा स्टिफ होना शुरू हो जाएगा, जब जॉइंट को साइनोवियल फ्लूइड ही नहीं मिलेगा तो अल्टीमेटली जॉइंट जो है वो क्या होगा, क्योंकि देखिए अब आपको अगर हम खाना ना खाएंगे तो क्या होगा हमारे भी फंक्शंस इफेक्ट होंगे बॉडी के, ठीक है, इसी तरह से जॉइंट को जब मोबिलिटी नहीं होगी, आप वॉक नहीं करेंगे तो क्या होगा कि साइनोवियल फ्लूइड जॉइंट तक नहीं जाएगा, जब उसको फ्लूइड नहीं जाएगा उसकी न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी उसको, उसमें स्टिफनेस शुरू हो जाएगी, ठीक है, और जैसे भी मैंने आपको पीछे बताया कि मसल की स्ट्रेंथ भी कम होना शुरू हो जाएगी। इन दोनों की चीजों की वजह से पेशेंट जब अपनी एक्टिविटी करेगा तो उसको क्या होगा पेन आना शुरू हो जाएगी, और फिर पेशेंट जो है वो क्या होगा डिसेबिलिटी की तरफ जाएगा, ठीक है, या उसके अंदर गिरने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, रिस्क ऑफ फॉल बढ़ जाएगा, या उसके अंदर इंडिपेंडेंसी जो है वो क्या हो जाएगी कम होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि एज के साथ साथ जो है वो पेशेंट को अफेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद क्या है मोबिलिटी कम, मस्कुलोस्केलेटल पोस्चर एंड गेट चेंजेस। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, जैसे भी पोस्चर की हमने पीछे बात की थी, मैंने आपको बताया था कि फॉरवर्ड हेड पोस्चर होता है, या कुछ लोगों में बैक में जो है वो हम्प निकल आता है, ठीक है, या स्पाइन के अंदर चेंजेस आ जाती हैं। इसके साथ साथ गेट, ठीक है, जो आपका चलने का वे है वो भी क्या होता है टाइम के साथ साथ इफेक्ट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपका जो मस्कुलोस्केलेटल जो आपका पूरा स्केलेटन है उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या होगा जो आपका गेट पैटर्न है जिस तरह आप चल रहे हैं वो भी इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा। न्यूरो रिलेटेड गेट एंड प्रोप्रियोसेप्शन चेंजेस, ठीक है जी, इसी तरह से नॉर्मल मस्कुलोस्केलेटल जैसे मैंने आपको बताया कि स्केलेटल की वजह से गेट में चेंजेस आ रही है, इसी तरह से बहुत सारे जो आपके प्रोप्रियोसेप्शन है, अगर ब्रेन से आपको प्रॉपर प्रोप्रियोसेप्शन नहीं हो रही है तो भी क्या होगा उसकी वजह से भी क्या होता है कि पेशेंट की जो गेट है वो क्या होती है इफेक्ट होना शुरू हो जाती है, ठीक है। फिर इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स हैं, ठीक है जी, अगर आप देखेंगे अगर आप जा रहे हैं और कोई रोड जो है वो बम्पी आ गई है, अनइवन सरफेस आ गई है, ठीक है, यहाँ जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए आपकी जो साउथ ब्लॉक है, ठीक है, साउथ ब्लॉक में जो स्टेयर्स हैं जो कि बाहर से आ रही हैं हमारी स्टेयर्स, ये अगर कोई ओल्ड एज पीपल को आप कहेंगे ना तो सबसे पहले वो थोड़ा सा डरेगा कि मैं इसके ऊपर चढ़ भी सकता हूँ कि नहीं चढ़ सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि क्या है वो उसके ऊपर वो जो स्टेयर्स हैं वो क्या है बिल्कुल फ्लैट नहीं है, ठीक है, उसके ऊपर थोड़ा सा इस तरह से बनी हुई है कि उसके ऊपर थोड़े से ब्लॉक्स वगैरह है, तो क्या होगा कि ऊपर चढ़ने में उसको वो फ्लैट इवन सरफेस नहीं है उसको थोड़ा सा मसला है, तो इस तरह से कोई भी इन्वायरमेंटल जो है वो हैजर्ड्स आ सकती हैं, या आप देखें किसी फंक्शन के ऊपर अगर कोई ओल्ड एज पीपल जाते हैं, ठीक है, और वहां पे क्या है कि फ्लोर सिटिंग है, तो अगर वो फ्लोर सिटिंग नहीं कर सकते हैं तो क्या होगा अल्टीमेटली उनके बॉडी का पोस्चर इफेक्ट होगा, ठीक है, तो इस तरह से जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं ये भी अल्टीमेटली क्या होते हैं पेशेंट का चांस बनते हैं, रिस्क बढ़ते हैं टुवर्ड्स द फॉल, ठीक है, ये सारे हमारे क्या है रिस्क फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से पेशेंट जो है उसके अंदर
गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अब आप बीइंग अ फिजिकल थेरेपिस्ट पेशेंट से कहेंगे कि अपनी मोबिलिटी को मेंटेन रखें ताकि आपके जॉइंट को फ्लूइड मिलता रहे और आपके चांस जो गिरने का है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। ठीक है, फिर आपका पोस्चर इफेक्ट ना हो, फिर आपने पोस्टर की गाइडलाइन देनी होती है, फिर हमने गेट के ऊपर देखना होता है, गेट पे काम करना होता है ताकि पेशेंट अगर गलत मतलब तरीके के साथ चल रहा है तो डेफिनेटली क्या होगा, गिरने के चांसेस ज्यादा होंगे। ठीक है, इसी तरह से जो इन्वायरमेंटल बैरियर्स है हमारे पास, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कोई अनइवन सरफेस आ गई है तो क्या होगा, उनके लिए चलना मुश्किल होगा, तो इन्वायरमेंटल बैरियर्स को ओवरकम कैसे करना है ये भी फिर आपने बताना होगा। सही है, तो जब गिरने के चांसेस होंगे तो अल्टीमेटली क्या होंगे, हमारे पास फ्रैक्चर के चांसेस जो है वो क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको इस पे ज्यादा काम करना होता है। ओके, अब इसमें अपने बच्चों जो है वो जस्ट एक मिनट। अच्छा, अब मस्कुलोस्केलेटल असेसमेंट आ गई है। ठीक है, इसमें क्या है, आपने रेंज ऑफ मोशन जो है वो जो पेशेंट की लिमिटेड हुई होती है वो हमने देखनी है। अब इसमें हम जान ही रहे हैं कि हम कैसे देखते हैं, ये आप लोग एससीपी में जो है वो उसको इन डिटेल पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ हमारी जो आपके कोर्स आउटलाइन है उसमें थ्योरी है। ठीक है, तो रेंज ऑफ मोशन जो लिमिट होना शुरू हो जाती है क्योंकि जॉइंट के अंदर कॉन्ट्रेक्चर्स बन गए हैं, जॉइंट के अंदर कार्टिलेज नहीं है, तो जो नॉर्मल रेंज है जॉइंट की वो क्या होगी, इफेक्ट हो जाएगी। फिर मोबिलिटी के साथ वॉकिंग डिफिकल्टी है, जैसा भी मैंने आपको बताया, जब जॉइंट साथ ही नहीं देंगे तो पेशेंट चलेगा कैसे। सही है, एविडेंस ऑफ डिफ्यूज एंड लोकलाइज्ड जॉइंट पेन। ठीक है जी, कहीं ना कहीं पेशेंट को किसी ना किसी जॉइंट के अंदर पेन आती रहेगी। क्यों, क्योंकि नेचुरली जॉइंट के अंदर वियर एंड टियर वाला प्रोसेस शुरू हो गया है। साइंस ऑफ मोटर और सेंसरी डिसफंक्शन। ठीक है, सेंसरी एंड मोटर डिसफंक्शन जो है वो पेशेंट के अंदर शुरू हो जाएगी। वीकनेस, स्पास्टिसिटी, ट्रेमर्स, रिजिडिटी। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि इसमें से कौन सी कैटेगरी पेशेंट को जो है वो अफेक्ट कर रही है, लेकिन इनमें से कोई ना कोई आपको एक साइन जरूर मिलेगा कि पेशेंट कहेगा कि मुझे रेस्टिंग ट्रेमर शुरू हो गए हैं। ठीक है, या कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको इंटेंशनल ट्रेमर शुरू हो जाते हैं, आप उनसे कहेंगे जी कब पकड़ा दें तो उनके हाथ जो है वो क्या करेंगे, आपको ट्रेमर नजर आएगा, इंटेंशनल ट्रेमर नजर आएगा। ठीक है, या कोई एक्टिविटी करने के दौरान उनके इंटेंशनल ट्रेमर शुरू हो जाएंगे। अब डिपेंड करता है, अगर स्पास्टिसिटी है, रिजिडिटी है या ट्रेमर है, तो ये यूजुअली हमारे पास किसी ना किसी पीछे से न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट के साथ जो है वो क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। गेट चेंजेस कॉज्ड बाय जॉइंट प्रॉब्लम एज अपोज टू दोज रिजल्टिंग फ्रॉम न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम। जैसे भी मैंने आपको पीछे बताया कि गेट के चेंजेस आ सकते हैं, किसी वजह से भी हो सकते हैं, जॉइंट में कोई मसला है तब भी हो सकते हैं। आप खुद देखिए अपनी फैमिली में बच्चों कोई ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेशेंट होगा ना, तो आप उसको देखेंगे कि वो नॉर्मली नहीं चल रहा होगा, या तो उसने एक साइड पे ज्यादा वजन डाला होगा या दूसरी साइड पे वजन डाला होगा। ठीक है, या वो फॉरवर्ड झुककर चल रहा होगा या वो बैकवर्ड झुक के चल रहा होगा। सही है, ज्यादातर क्या होता है कि फॉरवर्ड झुक के चल रहे होते हैं इस तरह के लोग। तो ये फिर जो है वो गेट के चेंजेस हैं जो कि आप आगे जाके पढ़ेंगे। चेंज इन लेवल ऑफ फंक्शनिंग। ठीक है, अभी ये हमने काफी दफा डिस्कस किया है कि जो हमारा फंक्शनिंग कैपेसिटी है, ठीक है, जो हमारी फिजिकल एक्टिविटी है वो क्या होती है, अल्टीमेटली खुद ही जो है वो इन सब चेंजेस की वजह से क्या होती है, कम होना शुरू हो जाती है। ओके देन जो आपकी गेट की चेंजेस आ रही हैं वो क्या क्या रीजंस है जिसकी वजह से वो चेंजेस आ रही है। ठीक है, बायोलॉजिकल, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, पोस्चर, प्रोप्रियोसेप्शन आपकी इफेक्ट हो रही है। ठीक है, या कोई आपको न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट हो गया, जैसे कि कोई पार्किंसन डिजीज हो गई है। ठीक है, उसकी वजह से आपकी गेट जो है वो क्या है, इफेक्ट हो गई है। पार्किंसन डिजीज में कौन सा बच्चा मुझे बताएगा कौन सी गेट होती है, पार्किंसन डिजीज में गेट बताएं बच्चों। मैम स्मॉल स्टेप्स। शाबाश, और नाम बताएं, इसका कोई नाम भी है? डीजेनरेटिव डिजीज। नहीं नहीं, गेट का नाम है बेटा। डिजेनरेटिव डिजीज तो चले वो ब्रेन में जो भी हो रहा है हो रहा है, मैं आपको बता कह रही हूँ पार्किंसंस में हमारे पास गेट कौन सी होती है। मैम स्टेपेज गेट। ठीक है, स्टेपेज। स्टेपिंग नहीं कहते बेटा, इसको हम कहते हैं शफलिंग गेट कह सकते हैं, फेस्टिनेटिंग गेट कह सकते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि पेशेंट पूरा जो है वो आपको स्टूप्ड पोस्चर के अंदर नजर आएगा, फ्लेक्स्ड पोस्चर पोस्चर के अंदर नजर आएगा। चलिए मैं आपको दिखाई देती हूँ। अच्छा, ये देखें। ठीक है,
इस तरह के स्टूब्ड पोस्टर के अंदर उसके हाथ की मूवमेंट जो है वो बिल्कुल नहीं हो रही होती है और छोटे छोटे स्मॉल स्टेप्स के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता पेशेंट जो है वो जाता है। ठीक है, एनीवेज फेस्टिनेटिंग गेट होती है, ये आप लोगों ने नाम जो है वो याद रखना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, फंक्शनल इल फिटिंग शूज और बोनी चेंजेस इन द फुट दैट इन्फ्लुएंस द नॉर्मल बायोमैकेनिक्स ऑफ द फुट। ठीक है, फंक्शनल चेंज आ सकता है कि आपकी बॉडी का बायोमैकेनिक्स ही क्या हो गया है, इफेक्ट होना शुरू हो गया। ठीक है, तो क्या होगा, अल्टीमेटली आपकी गेट इफेक्ट होना शुरू हो जाएगी। फिर कोई पैथोलॉजी हो सकती है, जैसे भी हमने ऊपर भी देखा है, या क्या हो गया है, प्रोस्थेसिस आपने कोई इस तरह का पहना हुआ है जिसने क्या किया है, आपको गेट को अफेक्ट करना शुरू कर दिया। क्योंकि बच्चों जब आपको प्रोस्थेसिस कोई रिकमेंड किया जाता है, ठीक है, या ऑर्थोसिस या प्रोस्थेसिस हम देते हैं, तो हमारा उसमें भी यही होता है कि पेशेंट को पहले आप गाइड करें कि आपने ये एक्सटर्नल अगर कोई डिवाइस पहनी है तो उसको आपने कैसे पहनना है। जब अगर आप गाइड नहीं करते तो पेशेंट गलत पोस्टर के साथ चलना शुरू हो जाता है। जब वो गलत पोस्टर के साथ चलना शुरू हो जाता है तो अल्टीमेटली उसकी गेट जो है वो अफेक्ट होना शुरू हो जाती है। अच्छा, फिर आपके क्या है, ट्रांसफर्स बिटवीन ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, मोबिलिटी में आप क्या चेंज आएंगे, तो पेशेंट कहेगा जी मुझे बेड से वॉशरूम और वॉशरूम से बेड तक आने में क्या होता है, डिफिकल्टी होती है। ठीक है, वॉकिंग के अंदर उसको डिफिकल्टी होगी, कहेगा कि जी पहले तो मैं अपनी लॉन में वॉक कर लेता था, मैं वॉक नहीं कर पाता। व्हील चेयर एंड मोटराइज ट्रांसपोर्टेशन, जैसे भी मैंने आपको बताया, ठीक है, कि पेशेंट क्या कहेगा जी गाड़ी में बैठते हुए उठते हुए भी मुझे मसला आता है, कुर्सी पे नमाज पढ़ते हुए बैठने उठने में मसला आएगा। ठीक है, या अगर वो व्हील चेयर बाउंड है तो वो क्या कहेगा कि जी मुझे अपनी व्हील चेयर को इवन मूव करने में, या व्हील चेयर से बेड पे और बेड से व्हील चेयर में आने में भी क्या होता है, डिफिकल्टी होती है। ठीक है, तो पेशेंट की मस्कुलोस्केलेटल चेंजेस में क्या होता है, साथ साथ गेट के साथ साथ हमारे क्या हमने देखा है कि पेशेंट की मोबिलिटी भी डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। ठीक है, अच्छा जी, प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट की वजह से और क्या मोबिलिटी आ सकती है, डीकंडीशनिंग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है बच्चों, जो फिजिकल थेरेपिस्ट का काम है इसके ऊपर काम करना। ठीक है, क्योंकि जब पेशेंट की मोबिलिटी डिक्रीज होती है ना, अब देखिए अभी हमने पीछे देखा है कि जी जॉइंट के अंदर आ गए, इतने मसले आ गए, फ्लूइड कम हो गया, पेन होना शुरू हो गई, प्रोप्रियोसेप्शन इफेक्ट हो गई, तो अल्टीमेटली क्या होता है, पेशेंट एग्जॉस्ट हो जाता है इन सब चीजों से। ठीक है, वो जब नया ना ये सारे चेंजेस शुरू होते हैं ना, तो वो क्या करता है कि वो ओवरकम करने की कोशिश करता है। ठीक है, लेकिन फिर क्या होता है, वो बेचारा एग्जॉस्ट हो जाता है, और जब वो एग्जॉस्ट हो जाता है तो वो खुद क्या करता है कि वो बेड से सारा दिन उठता ही नहीं है। ठीक है, यहाँ अगर वो किसी एक चेयर पे बैठा तो चेयर पे ही 3-3 4-4 घंटे बैठा रहता है, क्योंकि उसको पता होता है कि अगर मैं उठा और मैं चला तो मुझे पेन होगी, या मुझे कोई ना कोई और मसला आएगा, चलने में मुझे आसानी तो होगी नहीं। तो वो क्या होता है, पेशेंट अपनी मोबिलिटी खुद ही कम कर देता है। सही है, जब वो मोबिलिटी खुद ही कम कर देता है तो पेशेंट के मसल जो है या ओवरऑल बॉडी जो है वो डीकंडीशनिंग की तरफ चली जाती है। सही है, इसके अलावा क्या रीजन है, प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट बिकॉज ऑफ एन एक्यूट इलनेस, जैसे कि कोई आईसीयू में पेशेंट लेटा हुआ है, तो जब वो वहां पे लेटा हुआ है तो क्या हुआ है कि वो अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं वेंट पे है वो पेशेंट, ठीक है, तो उसकी वजह से उसकी बॉडी जो है वो पूरी क्या होती है, डिकंडीशन हो जाती है, मसल एट्रोफिड होना शुरू हो जाते हैं, ज्वाइंट के कॉन्ट्रैक्चर बनना शुरू हो जाते हैं, और जो बाकी सारी हमने चेंजेस पढ़ी थी अभी, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में कि लंग्स की इलास्टिसिटी इफेक्ट हो रही है, हार्ट के अंदर से क्लोरोटिक चेंजेस आ रही है, वो सारी भी क्या होगी और मजीद वर्स होना शुरू हो जाती है। ठीक है, डिसेबिलिटी दैट लिमिट्स और टेम्परेरी एलिमिनेट्स मोबिलिटी। ठीक है, कोई ना कोई डिसेबिलिटी भी आ सकती है इसके साथ साथ, जिसकी वजह से क्या होगा, अल्टीमेटली पेशेंट की मोबिलिटी इफेक्ट हो जाएगी। क्रोनिक डिजीज दैट कॉज और डिक्रीज इन एक्टिविटी। ठीक है, या कोई ऐसी डिजीज है जो कि पेशेंट की एक्टिविटी को अल्टीमेटली क्या करिए, रिड्यूस करिए। ठीक है, जैसे कि अभी पार्किंसंस वाला पेशेंट है, अभी आपको मैंने दिखाया है, अब इस तरह का पेशेंट है, उसके लिए चलना आप देखिए मुश्किल है ना, तो शफलिंग गेट के साथ आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे स्टेप्स लेके चलता है। तो अगर उसने बेड से वॉशरूम तक भी जाना है तो वो वाला डिस्टेंस भी उसको क्या होगा, कवर करना मुश्किल हो जाएगा। सही है, तो कोई डिजीज भी हो सकती है जो कि पेशेंट को मोबिलिटी कम करेगी, डिकंडीशनिंग की तरफ लेके जाएगी, उसकी अपनी कोई इस तरह की डिसेबिलिटी हो गई है, या क्या हो गया है कि कोई ऐसी डिजीज है जिसकी वजह से उसको प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट करना पड़ गया। ठीक है, आईसीयू वाला पेशेंट भी हो सकता है, या जैसे स्ट्रोक के पेशेंट्स होते हैं। ठीक है, फिजियोथेरेपिस्ट आप जाएंगे, पेशेंट की फिजियोथेरेपी करेंगे, उसके बाद क्या होगा, पेशेंट बेचारा खुद से दोबारा मूव नहीं करेगा, यूजुअली यही होता है। ठीक है, और उसकी सारी बॉडी डिकंडीशन होना शुरू हो जाती है। ओके देन जो है वो हमारे पास मेडिकल में कौन कौन से आ जाते हैं जी, इश्यूज, आर्थराइटिस है, सीवियर डिजीज है, पल्मोनरी डिसऑर्डर्स है, साइकोलॉजिकल जो है वो डिप्रेशन हो गया पेशेंट को, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, पुअर मोटिवेशन, फियर ऑफ फॉलिंग। अभी मैंने आपको बताया है कि पेशेंट की मोबिलिटी क्यों इफेक्ट हो जाती है, कि उसको लगता है क्या होगा कि मुझे जब मैं चलूंगा तो मैं गिर जाऊंगा। सही है, और अगर कोई एक दफा पेशेंट गिर जाए तो उसके अंदर और ये डर बैठ जाता है कि अगर मैं चला तो मैं गिर जाऊंगा, तो वो अल्टीमेटली अपनी मोबिलिटी खुद ही कम कर देता है। सही है, फिर आइसोलेशन, लॉस ऑफ फ्रेंड्स। ठीक है जी, कोई कंपनी उनके पास नहीं होती है, इसकी वजह से भी उनकी मोबिलिटी जो है वो क्या होती है, कम होना शुरू हो जाता है। फिर इन्वायरमेंटल, जैसे भी मैंने आपको बताया, मल्टीपल और अनइवन स्टेप्स। ठीक है, अब इतनी सारी सीढ़ियां 14-15 है तो वो आप तो आसानी से
जो है वो उसको कर लेंगे। लेकिन एक वो पेशेंट जो 60 प्लस है, 50 प्लस है या कोई पैथोलॉजी के साथ है, वो क्या होगा, उसके लिए मुश्किल होगा। ओके अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस अल्टीमेटली, जैसे भी मैंने आपको सारे वैसे एक वर्ड में बता ही दिए थे कि जॉइंट के कॉन्ट्रैक्चर शुरू हो जाएंगे, पेशेंट एक फिक्स्ड पोजीशन में उसका जॉइंट चला जाएगा, सही है। फिर मसल की स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस डिक्रीज हो जाएगी, मसल वीकनेस एंड एट्रोफिड हो जाएंगे, बस ये मैंने अभी आपको बताया है। और आप जब मसल को देखेंगे तो आपको, फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ राइट साइड का किसी को स्ट्रोक हुआ हुआ है, ठीक है, और उन्होंने फिजियोथेरेपी करवाई है, लेकिन खुद से उन्होंने कोई मजीद उसके ऊपर काम करने की, पेशेंट ने एक्टिव अपना कोई जो है वो इन्वॉल्वमेंट नहीं की थेरेपी के अंदर, ठीक है, तो क्या होगा, आपको राइट एंड लेफ्ट लेग के अंदर इतने मसल एट्रोफिड हो जाते हैं कि एक आपको टांग जो है उसके मसल बिल्कुल जो है वो क्या होंगे, वेस्ट आपको नजर आएंगे हाथ लगाने से भी, या आपको इवन विजुअली भी जो है वो नजर आएंगे कि मसल इतने ज्यादा वेस्ट हुए हैं, ठीक है। टांग के जो आपके मसल का साइज है वो ही बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा इट सेल्फ। बोन लॉस, अभी जैसे हमने पीछे पढ़ा है, ठीक है, कि जब आप मूव नहीं करेंगे, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगी, तो अल्टीमेटली जो मिनरल डेंसिटी है वो भी इफेक्ट होना शुरू हो जाएगी। ओके अब आपने क्या करना है जी, इसमें एक्टिव और पैसिव रेंज ऑफ मोशन, रेगुलर रिपोजिशनिंग ऑफ द जॉइंट, ये फिजियोथेरेपिस्ट का सारे काम है, ठीक है, कि उन्होंने क्या करना है, एक्टिव पैसिव रेंज ऑफ मोशन करानी है, जॉइंट की रिपोजिशन करानी है, यानी कि अगर एक ही पोजीशन में जॉइंट पड़ा हुआ है तो आप उससे कहेंगे जी थोड़ा सा अपने जॉइंट को फ्लेक्स करके रखा करें 10 मिनट के लिए, और 10 मिनट के लिए एक्सटेंड किया करें, ठीक है, और ये रेपिटेशन सारा दिन करते रहा करें। फिर अगर कोई कॉन्ट्रेक्चर बन गया है या कोई इस तरह की डिफॉर्मिटी बन गई है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, स्प्लिंट दे देंगे। हम कहते हैं जी रात को आप क्या करें, अपने हाथ को या जो जहां पे भी कोई डिफॉर्मिटी है उसके ऊपर ये स्प्लिंट पहने, और ताकि आपका जो कॉन्ट्रेक्चर डेवलप हो गया जिसकी वजह से डिफॉर्मिटी हो गई है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, ठीक है। फिर बेड मोबिलिटी ट्रेनिंग जो कि ज्यादातर हम आईसीयू में देते हैं। फिर थेरेप्यूटिक एक्सरसाइजेज जितनी भी है वो आप कराते हैं, स्ट्रेचिंग है, फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेज है, स्ट्रेंथनिंग है, स्टैंडिंग एंड वेट बेरिंग, ठीक है, और फिर हम स्ट्रेंथनिंग की तरफ भी आते हैं। तो ये सारा आपका साथ साथ क्या है, आपने पेशेंट को ट्रीट भी करना है। अच्छा जी अब आ जाता है बच्चों ऑस्टियो, ये सारे आगे से वही वाली चीजें जो कि हमने आपको ऑलरेडी पता है कि जी ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है, और ऑस्टियोप्रोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस इडियोपैथिक डिजीज है, जेनेटिकली भी हो सकती है, और आपके जो न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसीज हैं या हार्मोनल चेंजेस हैं उसकी वजह से भी हो सकती है। कैरेक्टराइज्ड बाय डिजनरेशन ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज, लीड टू फीचर्स अल्सरेशन, फाइनल डिसअपीयरेंस ऑफ द फुल थिकनेस ऑफ द आर्टिकुलर कार्टिलेज, ठीक है। जो भी आपके जो मेजर हमारे जॉइंट्स हैं, जैसे कि नी है आपका या हिप जॉइंट है, ठीक है, आपके जो मेजर जॉइंट्स होते हैं, लार्ज जॉइंट्स होते हैं, ज्यादातर उसमें आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो देखने को मिल रहा होता है, ठीक है। तो ये आपके आर्टिकुलर कार्टिलेज के अंदर वियर एंड टियर शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को जो है वो कि लार्ज जॉइंट जो है वो अफेक्ट हो जाते हैं। देन ऑस्टियोप्रोसिस is a disease characterized by the low bone mass and micro-articulature degeneration of the bone tissue, leading to increased bone fragility and consequent increase in fracture risk. 1 in 3 women and 1 in 12 men over 50 years of age are affected. ठीक है, आप देखेंगे कितने ज्यादा जो है वो हमारे पास अफेक्ट हो रही हैं। 3 में से 1 फीमेल और 12 में से 1 मेल जो है, हम कहते हैं कि अगर वो 50 ईयर से अबव है तो चांसेस हैं कि उनकी बोन मिनरल डेंसिटी कम हो जाए और उनको ऑस्टियोप्रोसिस हो जाए, ठीक है। सो ऑस्टियोप्रोसिस एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस दोनों जो है बच्चों हमारे पास बहुत ज्यादा क्या है, विद एज कॉमन है। अच्छा जी अब 2 तरह के हैं इनके ऑस्टियोप्रोसिस जो एज से रिलेटेड है, पोस्ट मेनोपॉजल, ठीक है जी, फीमेल्स में जो उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म होता है, मेनोपॉजल एज आती है, उसके बाद क्या होता है, एस्ट्रोजन डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी आपके कार्टिलेज जो है वो उसके अंदर वियर एंड टियर शुरू हो जाता है, और साथ साथ आपकी बोन मिनरल डेंसिटी भी कम होना शुरू हो जाती है, और जो आपकी कैंसिलस बोन है जिसको हम ट्रेबिक्युलर बोन भी कहते हैं, उसके अंदर भी मोटर मिनरल डेंसिटी जब कम होना शुरू हो जाएगी, एब्सॉर्प्शन कम होना शुरू हो जाएगी, तो क्या होगा कि पेशेंट ऑस्टियोप्रोसिस की तरफ जाएगा, जिसको हम टाइप 1 कंसीडर करते हैं। अब टाइप 2 जो है वो कौन सा है, वो एज के साथ साथ मजीद है, ठीक है। पोस्ट मेनोपॉजल एज वो है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हो रहा है, अब वो जो है वो 45 से लेके या कुछ में जो है वो 40 से अबव भी होती है, ठीक है। तो वो जो मेनोपॉजल है उसकी वजह से चेंजेस आई हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को ऑस्टियोप्रोसिस हो गया। अब एज के साथ साथ जो हो रहा है उसको फिर हम टाइप 2 कंसीडर करते हैं। बोन लॉस ड्यू टू इंक्रीज बोन टर्नओवर, ठीक है, जैसे भी मैंने आपको बताया कि बोन की फॉर्मेशन कम और ये एब्जॉर्प्शन ज्यादा, तो जिसकी वजह से बोन लॉस होना शुरू हो जाएगा। फिर मैल एब्जॉर्प्शन है, ये भी मैंने अभी आपको बताया था कि जो एब्जॉर्प्शन वाली कैपेसिटी है ओवरऑल आपकी बॉडी के अंदर इफेक्ट हो जाएगी, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब नहीं होंगे,
तो पेशेंट की बोन वीक होना शुरू हो जाएगी। मिनरल एंड विटामिन डेफिशिएंसी, ठीक है, अभी डिफरेंट विटामिन है जो कि रिक्वायर्ड है बोन की हेल्थ के लिए। विटामिन डी हम कह लेते हैं जैसे कि, ठीक है, या विटामिन B12 है, तो वो सारे अल्टीमेटली क्या होंगे, बोन की हेल्थ को इफेक्ट करेंगे और पेशेंट ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ जाएगा। क्या ये देखें, ये हेल्दी बोन्स है, ये वर्टिब्रा जो है हमारे हेल्दी हैं, और आप देखें ऑस्टियोपोरोसिस हुआ, बोन मिनरल डेंसिटी इफेक्ट हुई और अल्टीमेटली पोरस हो गई बोन। और अब क्या होगा कि उसका पोस्चर भी खराब होगा, उसकी गेट भी इफेक्ट होगी, और उसके अंदर हमारे पास क्या होंगे, फ्रैक्चर के चांसेस भी ज्यादा होंगे। और अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि हिप का फ्रैक्चर जो हमारे नेक ऑफ द फीमर है, ठीक है, इसके सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि हमारा बॉडी का बहुत सारा वेट इसी बोन के ऊपर जा रहा होता है, ठीक है। तो एज के साथ साथ इसके फ्रैक्चर के भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं, and the reason is osteoporosis. Okay, then comes the restless leg syndrome, ठीक है जी, tingling, unpleasant, crampy or even very painful sensations. Tingling, unpleasant, crampy or even very painful sensation usually in their lower extremities, a crawling feeling under the skin, ठीक है जी। इसमें पेशेंट आपको क्या बताता है, रेस्टलेस का क्या मतलब है कि आप पेशेंट जो है वो क्या हो जाएगा, जब उसको ये सिंड्रोम होगा तो वो रेस्टलेस हो जाएगा, ठीक है जी। वो उसको किसी भी टाइम पे किसी भी उसमें उसको सुकून नहीं मिल रहा होगा, वो रेस्टलेस हो जाएगा। अब उसको फील क्या आ रहा होता है कि उसको ऐसे लग रहा होता है कि उसके लोअर एक्सट्रीमिटीज के अंदर यानी कि लेग्स के अंदर क्या हो रहा है, जैसे चूंटियां चूंटियां चल रही हैं, ठीक है। और उसको जो है वो क्या लगेगा कि जैसे क्रैम्प्स पड़ जाते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है, वो वाली फीलिंग आएंगी उसको अपने लेग्स के अंदर। या उसको ऐसे लगेगा कि जैसे वहां पे क्या हो रहा है, कोई मूवमेंट हो रही है, किसी भी चीज की कोई मूवमेंट हो रही है, क्रॉलिंग फीलिंग आ रही है, ठीक है, अंडर द लेग्स, लोअर एक्सट्रीमिटी के अंदर ये ज्यादा जो है वो हमारे पास कॉमन है। इंटेंस अर्ज टू मूव और मसाज द लेग्स ऑफर सम रिलीफ अवेकन पीपल फ्रॉम स्लीप, ठीक है। कि क्या है कि इतनी ज्यादा ये रेस्टलेसनेस हो जाती है लेग्स के अंदर या लोअर एक्सट्रीमिटीज में पेशेंट को, कि वो अगर सो भी रहे हैं तो अगर उनको ये आपको एकदम से टिंगलिंग स्टार्ट होगी तो वो एकदम से उठ के बैठ जाएंगे। इसके नंबर ऑफ रीजंस हो सकते हैं बच्चों। कुछ लोग कुछ जो है वो स्टडीज कह रही हैं कि ये आपके न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से, कुछ स्टडीज कहती हैं कि ये जेनेटिकली है, ठीक है, कुछ कहते हैं कि ये किसी क्रोनिक इलनेस के साथ जो है वो क्या है, एसोसिएटेड है। Anyways, estimated prevalence of 10 to 35% among those 65 years of age, ठीक है जी। अब हमारे पास क्या है कि वो लोग जो 65 से अबव है उसमें हमें 10 से 35% ऐसे लोग हैं जिसमें हमें ये रेस्टलेस लेग सिंड्रोम जो है वो बहुत ज्यादा देखने को मिला है। अजान हो रही है बच्चे, सिर्फ 2 मिनट का ब्रेक कर लेते हैं। ओके जी, ठीक है। तो रेस्टलेस लेग सिंड्रोम हो गया हमारे पास। उसके बाद आ जाता है डिप्रेशन, ठीक है जी। डिप्रेशन तो हम पहले भी देखा था कि एज के साथ साथ हमारे पास बहुत ज्यादा कॉमन हमें डिप्रेशन मिलता है। ओल्डर पीपल में नंबर ऑफ रीजंस हो सकते हैं बच्चों डिप्रेशन के, हमने पहले भी डिस्कस किए थे कि अगर आपको आपकी रिटायरमेंट हो रही है, रिटायरमेंट एज के बाद अगर आप थ्रू आउट लाइफ प्रोफेशनल रहे हैं और रिटायरमेंट हो गई है, तो अब डेफिनेटली आपकी सोशल एक्टिविटी जो है उस तरह की नहीं रहेगी, ठीक है।
लॉस ऑफ स्पाउस, अगर आपके हस्बैंड की डेथ हो गई है या अगर आपकी वाइफ की डेथ होगी, डेफिनेटली वो भी आपको डिप्रेशन में लेके जाएगी। फिर सोशल आइसोलेशन, जैसे मैंने आपको बताया था कि बहुत ज्यादा जब सोशली आपको नेगेटिव बिलीफ, स्टीरियोटाइप्स देखने को मिल रहे होते हैं, तो फिर आप सोशल आइसोलेशन अख्तियार कर लेते हैं, बट अल्टीमेटली वो आपके लिए डिप्रेशन का रीजन बनती है। ठीक है, फिर कोई ना कोई डिजीज आ गई इस तरह की, या आपको क्या हो गया है, ऑनसेट ऑफ डिमेंशिया। ठीक है, आपको कोई ना कोई और इलनेस आ गई है, या आपको डिमेंशिया हो गया। ठीक है, आपको याद ही नहीं रहता कि आपने क्या एक्टिविटी सारे दिन में की है, तो फिर भी क्या होता है कि लोग आपसे आइसोलेट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ये सारा हमारे पास क्या बनता है, रीजन, डिप्रेशन का रीजन बनता है। ठीक है जी, डिमेंशिया आपको पता है अल्जाइमर्स में भी हमारे पास कॉमन होती है। अच्छा जी, अब ये थोड़ा सा लास्ट में थोड़ा सा रह गया बच्चों कि फिजिकल थेरेपी, सभी हमने सारे चेंजेस देखने हैं। सीवीएस में हमने देखा जी हार्ट का साइज किस तरह हो रहा था, वॉल्स चेंजेस आ रहे थे, हमने मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में देखा है, हमने पल्मोनरी सिस्टम में देखा है या रेस्पिरेटरी में देखा है, इम्यून सिस्टम हमारा अफेक्ट हो रहा था। ठीक है, जीआईटी आपका अफेक्ट हो रहा था, रीनल इफेक्ट हो रहा था। ये सारे चेंजेस आपको याद होने चाहिए, क्योंकि मैं आपसे पूछ सकती हूँ। बट अब जो मेजर है वो क्या है कि फिजियोथेरेपिस्ट ने इसके अंदर क्या करना है। ठीक है, कुछ तो हमने अभी पीछे भी देखे हैं कि फिजियोथेरेपिस्ट ने क्या रोल था। जीरियाट्रिक फिजिकल थेरेपी, जो कि आपका एक पूरा सब्जेक्ट है जीरियाट्रिक्स में आप पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा यहाँ पे मैंने आपके लिए ऐड किया हुआ है। इट इज अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट स्टडीज रिहैबिलिटेशन फिजिकल थेरेपी इश्यूज इन एल्डरली एंड एम्स टू प्रमोट हेल्थ एंड प्रिवेंट ट्रीट डिजीज एंड डिसेबिलिटी इन एल्डर ओल्डर अडल्ट। ठीक है, ठीक है, आपको क्या है, सारा जीरियाट्रिक फिजिकल थेरेपी में हमारा क्या मकसद होता है, प्रॉपर पेशेंट की रिहैबिलिटेशन है। कौन से पेशेंट्स की, जो जीरियाट्रिक पॉपुलेशन है। ठीक है, जो एल्डरली पीपल है उनकी हमने हेल्थ को प्रमोट करना है, उनको जो डिजीज हुई हुई है उससे उनको ओवरकम करने में या उनको उससे इंडिपेंडेंट रहने में हमने हेल्प करनी है। अच्छा जी, अभी हमारे पास कुछ कैटेगरीज हैं एल्डरली पीपल की। तो कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, यंग एल्डरली, ओल्ड एल्डरली और ओल्ड, या फिर फ्रेल एल्डरली। देखिए ये कुछ कैटेगरीज है, जैसे कि यंग एल्डरली कौन से हैं, 65 से 74 एज वाले हैं। ठीक है जी, ओल्ड एल्डरली क्या है, जो 75 से 84 की कैटेगरी में आ रहे हैं। और जो सिंपल जिसको हम ओल्ड एज में कंसीडर कर रहे हैं वो हमारे पास कौन से है, जो कि, या फिर फ्रेल एल्डरली कौन से, जो 85 से अबव है। अब बच्चों जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ज्यादातर कुछ बुक्स जो है वो जीरियाट्रिक पॉपुलेशन को या ओल्ड एज को कंसीडर करती हैं सिंपल 60 से अबव। ठीक है, कुछ बुक्स कंसीडर करती हैं 65 से अबव, जितने लोग हैं वो सारे ओल्ड एज में आते हैं। ठीक है, अब ये भी जो है वो आपकी, मैंने एक बुक से ही उठाया था कि जिसमें हमारे पास ये कैटेगरीज थी एल्डरली की। तो अगर मैं आपसे कैटेगरीज पूछूं तो हाँ, आपको कैटेगरी या कैटेगोरिकली आपको उसको जो है वो करेक्टराइज करना आना चाहिए कि हमने अगर एल्डरली पीपल को या ओल्ड एज पीपल को हमने कैटेगराइज करना है तो वो किस तरह करना है। ठीक है, और आप देखें इन्होंने कहाँ से शुरू किया है, 65 की एज से स्टार्ट किया है और फिर अबव 85 जो है हम चले गए। तो ये तीन कैटेगरीज जो है वो बच्चों आपको याद होनी चाहिए। ओके, अब जीरियाट्रिक ट्रेनिंग, जो कि मैंने भी आपको बताया फिजियोथेरेपिस्ट का रोल है। क्या रोल है इसके अंदर, इम्प्रूव हेल्थ केयर, डाइट एंड जनरल लाइफस्टाइल इन द लेटर हाफ ऑफ दिस सेंचुरी हैज लीड टू ग्रेट लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, अगर आप पेशेंट की हेल्थ के ऊपर काम करेंगे, उसको डाइट गाइडलाइन देंगे, उसको लाइफस्टाइल बताएंगे कि उसने किस तरह उठना है, बैठना है, बेड पे शिफ्ट होना है, तो क्या होगा, अल्टीमेटली उसकी लाइफ की एक्सपेक्टेंसी जो है वो क्या होगी, इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर एल्डरली एज इम्प्रूविंग मोबिलिटी, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, एडीएस एंड आईएडीएस। ठीक है जी, आपका क्या रोल होना चाहिए कि आप कोई ना कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो उनके लिए, उसमें उनको क्या रखें, इन्वॉल्व करें। ठीक है, जब आप ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर उनको इन्वॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा कि वो उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो हमारे पास बेहतर होना शुरू हो जाएगी। फिर डिक्रीज द इफेक्ट ऑफ एजिंग। ठीक है जी, जो जितने सारे उनके एजिंग के आपको जो जो साइंस नजर आ रहे हैं, आप उनको बताएं कि उन्होंने इसको किस तरह से क्या करना है, ओवरकम करना है। ठीक है, कि अगर आप जॉइंट्स के अंदर वियर एंड टियर शुरू हो गया है तो आप उनको बताएं कि उन्होंने किस तरह से उसको ओवरकम करना है। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ फंक्शन एंड इंडिपेंडेंस। ठीक है, फिर जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिपेंडेंट कैसे होना है, अगर उनको बेड से वॉशरूम तक जाने के लिए किसी की असिस्टेंस की जरूरत है तो आप उनको बताएंगे जी आपको असिस्टेंट की जरूरत नहीं है, आपने इस तरह से यहाँ पे प्रेशर डालना है, इस तरह से आप उठे और इस तरह से आप वापस जो है वो बेड पे शिफ्ट हो सकते हैं। ठीक है, ये फिजियोथेरेपिस्ट का सारा काम है। देन एनकरेज लो टू मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज। ठीक है, वैसे मैंने हमने पहले भी जब फिटनेस पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि जो ओल्ड एज पीपल होते हैं उसमें आप क्या करें, उनको आहिस्ता आहिस्ता से थोड़ी थोड़ी सी एक्सरसाइज बताना शुरू करें। ये ना कहें कि फौरन आप ट्रेडमिल पे चढ़ जाएं। ठीक है, आप कहें सिंपल आप दिन में 2 से 3 चक्कर लगाना शुरू करें अपने रूम के अंदर, फिर आहिस्ता आहिस्ता 5 मिनट वॉक पे आए, फिर 10 मिनट पे आए और आहिस्ता आहिस्ता फिर हम इंटेंसिटी को भी बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, फिर आपने फटीग जो है उसको अवॉइड करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम लो से स्टार्ट करेंगे तो अल्टीमेटली फटीग खुद ही पेशेंट को नहीं होगी,
ओके, देन इनकॉर्पोरेट लो इम्पैक्ट और नॉन वेट बेरिंग एक्टिविटीज, ठीक है। नॉन वेट बेरिंग को क्यों करानी है, क्योंकि जॉइंट्स उनके बेचारे के पहले ही क्या हो चुके हैं, इफेक्ट हो चुके हैं, जॉइंट में तो कार्टिलेज खत्म होना शुरू हो गई है। तो अगर हम वेट बेरिंग कराएंगे तो क्या होगा, जॉइंट की जो कार्टिलेज है उसमें मजीद जो है वो वियर एंड टियर शुरू हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, आप सिंपल हम कहते हैं जी आप चेयर पे बैठ के मास करने के लिए आप चेयर पे बैठ रहे हैं, तो चेयर पे बैठे बैठे ही आप अपनी लेग्स को एक्सटेंड करें, फ्लेक्स करें, ठीक है। तो ये नॉन वेट बेरिंग है। इस तरह से नॉन वेट बेरिंग एक्टिविटीज बेड के ऊपर भी गाइड की जा सकती हैं। देन टारगेट द ट्रेनिंग टुवर्ड्स द फंक्शनल इंप्रूवमेंट, ठीक है जी। फिर फंक्शनल इंप्रूवमेंट के लिए या फंक्शनल इंडिपेंडेंस के लिए हम उनको कोई ना कोई ट्रेनिंग जो है वो देते हैं या कोई ना कोई एक्टिविटी जो है वो इन्वॉल्व कर देते हैं। ओके, प्रोग्रेस ग्रेजुअली असेसमेंट आपने करनी है, वो भी हमने देख लिया। ग्रेजुअली हम कर रहे थे क्लोज मॉनिटर फॉर वार्निंग सिम्टम। जब भी बच्चों आपने ट्रेनिंग करानी है जीएट्रिक में तो ये बात याद रखें कि वार्निंग सिम्टम्स यानी कि पेशेंट को कोई शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ तो नहीं हो रही, उसको चक्कर तो नहीं आ रहा है, उसको कोई हार्ट पे पेन तो नहीं शुरू हो गई, आपने सारे याद रखने हैं, ठीक है। क्योंकि ये एज के साथ साथ ये सारे सिम्टम आएंगे। इतने सारे भी हमने पीछे पड़े हैं, सिस्टम में चेंज आ रहा था, तो सारा चेंज आ रहा था, अल्टीमेटली वो आपको फिर एक्सरसाइज के दौरान ये सारे वार्निंग साइंस दिखाएगा, ठीक है। सोशल इंटरेक्शन को इंकरेज करें तो अल्टीमेटली खुद ही क्या होगा कि पेशेंट को नेक्स्ट डे वॉक पे जाने की खुद ही इसका दिल करेगा कि जो है वो वॉक पे जाए, ठीक है जी। फिर देन नेवर लीव द पेशेंट अनसुपरवाइज ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, ठीक है जी। हमने पेशेंट को कभी अनसुपरवाइज नहीं छोड़ना। जब भी आप कोई भी ट्रेनिंग करा रहे हैं, इवन अगर वॉक भी कर रहा है पेशेंट, तो आप उसको अपनी सुपरविजन में करवाएं, क्योंकि उसके गिरने के चांसेस और बाकी सारे जो हमने चीजें देखी हैं पीछे वो बहुत ज्यादा कॉमन है। अच्छा, अब फिजियोथेरेपिस्ट का क्या क्या रोल है, अब ये जो सारा भी हमने जीरियाट्रिक ट्रेनिंग की ये भी था। इसके अलावा आपने क्या करना है, सबसे पहले हमने शुरू ही असेसमेंट से शुरू करना होता है, ठीक है। आपने उसकी स्टेयर क्लाइंबिंग देखनी है, उसकी एम्बुलेशन देखनी है, उसकी मोबिलिटी देखनी है, वो अनइवन सरफेस पे चल सकता है नहीं चल सकता है, उसका वॉकिंग जो है वो किस तरह का है ये देखनी है, मसल की स्ट्रेंथ देखते हैं, पावर देखते हैं, जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन देखते हैं, ठीक है। तो ये सारे आपके क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं फंक्शनल असेसमेंट के या फिजिकल असेसमेंट के। तो ये आपने बच्चों याद रखने हैं, ठीक है, कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ असेसमेंट। तो कुछ अभी पीछे अभी मैंने आपको बताया थे और कुछ कंपोनेंट्स ये लिखे हैं, ठीक है। तो ये आपने सारे कंपोनेंट्स जो है वो असेसमेंट के याद रखने हैं। फिर आपने क्या करना है, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज, जैसे मैंने अभी आपको बताया, फिजिकल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज में हम काम करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज करते हैं, क्योंकि मसल्स क्या है क्या हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्चर्स बन रहे हैं, टेंडर पॉइंट्स बन रहे हैं। कोऑर्डिनेशन बैलेंस के ऊपर आप बताते हैं उनको कैसे आप अपना बैलेंस को मेंटेन रखें, कोऑर्डिनेशन रखें, ताकि आपके जो रिस्क ऑफ फॉल है वो अफेक्ट ना हो। Here, positioning transfers walking skills promote maximum function and independence with individual's capacity। जैसे भी मैंने आपको बताया कि पेशेंट को आपने बताना होता है कि उसने किस तरह से बैठना है, अगर टीवी देख रहे हैं तो कैसे बैठना है, अगर ड्राइव करनी है तो कैसे करनी है, अगर वॉशरूम से बेड पे आना है तो वापस कैसे आना है, ठीक है। और बाकी अगर उनकी कोई और एक्टिविटीज है दिन में तो आपने उसको भी फिर गाइडलाइन हमने देनी होती है कि इन एक्टिविटीज को आप इस तरह परफॉर्म किया करें। ओके, देन एजुकेट करें पेशेंट को, ठीक है। और फटीक नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली जो उसकी एनर्जी है वो कंजर्व रहेगी, ठीक है। फिर आपने उसको जॉइंट की प्रोटेक्शन के लिए कोई ना कोई हम असिस्टिव डिवाइस भी दे सकते हैं, जैसे कि आप कहते हैं कि जी आप एंकल जो है वो सपोर्ट्स पहन लें, ठीक है, या आप अब जो है वो नी के ऊपर कोई नी सपोर्ट पहन लें, तो आपके जॉइंट का जो वेट जा रहा है जॉइंट के ऊपर वो कम हो जाएगा, तो आपको अल्टीमेटली क्या होगी, हेल्प मिलेगी कि आप क्या कर सके, वॉक कर सके, ठीक है। इसी तरह से पेशेंट जब वॉक करेगा तो उसकी प्रोप्रियोसेप्शन इंप्रूव होगी, सेंसेशन इंप्रूव होगी, ठीक है, ब्लड की सर्कुलेशन होगी तो पेन भी कम होगी। ओके, देन फ्रैक्चर रिडक्शन के लिए हम क्या बता सकते हैं, जैसे मैंने भी आपको बताया था कि हम एक तो सारा उसकी गेट पे काम करेंगे, उसको बताएंगे कि उसने किस तरह से अपने फॉल से अपने आप को प्रिवेंट करना है। फिर आप उसके जितने भी जो न्यूट्रिशनल फैक्टर है, ठीक है, यानी कि आप फिजिकल थेरेपिस्ट मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो आप विटामिन डी के इंजेक्शन गाइड करें, कैल्शियम के कौन से सप्लीमेंट्स है वो बताएं, ठीक है, या एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट के लिए तो वैसे जो है वो आपका काम नहीं है, ये एंडोक्राइन के जो डॉक्टर्स होते हैं हमारे पास, ठीक है जी, वो ज्यादा गाइड करते हैं। और उसके अलावा जो एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपीज हैं ये भी होती हैं जो कि अल्टीमेटली पेशेंट को ऑस्टियोपोरोसिस से जो है वो प्रिवेंट कर रही होती है। ओके, फिर जो है वो जैसे सारा हमने देखा है कि न्यूट्रिशन गाइड कर रहे थे सब कुछ, तो आपने फॉल प्रिवेंशन से भी फिजियोथेरेपिस्ट का मेजर रोल है, ठीक है। उससे आपने क्या करना है, अभी मैंने आपको बताया था, एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे काम करें, पेशेंट को बताएं क्या कि उसके घर पे कोई जो है वो फ्लोर जो है वो मार्बल फ्लोर है, तो आप उसको बताएं कि आपने किस तरह से जो है वो अपने स्लीपर चेंज कर लें ताकि आप मार्बल फ्लोर के ऊपर गिरे नहीं, ठीक है। मैं आपको एक ऐसे बता रही हूँ, इस तरह से नंबर ऑफ फैक्टर्स जो है उस पर आप काम करें। फिर वो फैक्टर्स जो कि क्या है, उसको रीचिंग में, लिफ्टिंग में, यानी कि अगर उनकी कोई कबर्ड इस तरह से है या ड्रॉ इस तरह से है जो कि उनको
जहां से उनको ऊपर से हाथ पकड़ के चीज उठा के जो है वो वापस यूज करनी पड़ी है, तो आप उसको क्या करेंगे कि अपनी रीच में ले आए, ठीक है, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी में। यहाँ हम यूजली गाइड करते हैं पेशेंट को कि वो अपने बेड के पास कोई ऐसा टेबल रख लें जिसके ऊपर वो उनकी जो डेली रूटीन की जरूरियात वाली चीजें हैं वो उसके ऊपर अपनी सारी एडजस्ट करें, ठीक है। फिर हम पेशेंट को सप्लीमेंट, एक्सरसाइज प्रोग्राम, वॉकिंग एड्स, गेट ट्रेनिंग, ये सारी जो है वो साथ साथ गाइडलाइंस देते हैं ताकि पेशेंट जो है जितनी भी उसको उसका स्केलेटल चेंजेस आ रही है वो प्रिवेंट हो जाए, ठीक है। और लास्ट में बच्चों लाइफस्टाइल, जो कि हमने शुरू से पढ़ा था कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। जब लाइफस्टाइल चेंज नहीं होगा तो क्या होगा कि पेशेंट के जो भी डिजीज है होने के चांसेस जो है वो रिस्क बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो आप पेशेंट को वेट लॉस की तरफ प्रेफर करें। अगर आपको लगता है कि ओल्ड एज में जा रहे हैं और वेट बहुत ज्यादा है तो भी ऑस्टियोआर्थराइटिस या और डिजीजेस हो सकती हैं। फिर जो एक्सरसाइज प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, वो आप उनको गाइड करें। वो कोई भी प्रोग्राम हो सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ स्विमिंग, बाइकिंग और ये सब लिखा हुआ है। इसके अलावा भी कोई भी एक्सरसाइज प्रोग्राम हो सकते हैं, ठीक है। और असिस्टिव डिवाइसेस, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि अनलोड करने के लिए, जॉइंट को अनलोड करने के लिए या जॉइंट के ऊपर जो वेट पड़ रहा है उसको कम करने के लिए हम कोई असिस्टिव डिवाइसेस भी पेशेंट को गाइड कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। सो फाइनली खत्म हो गया आज का लेक्चर, ठीक है। सो ये सारे जितने भी चेंजेस हैं विद एज जो आ रहे हैं, ये आपको पता होने चाहिए। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में क्या चेंजेस हैं, फिर मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में चूंकि रोल ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट है तो आपको फिजियोथेरेपिस्ट के रोल से पहले क्या करना है, उसको असेस करना है, ठीक है। तो असेसमेंट कैसे है वो भी आपको पता होना चाहिए, क्या कंपोनेंट्स है। और असेस करने के बाद जो जीरियाट्रिक ट्रेनिंग है, ठीक है, उसमें ट्रेनिंग में आपने क्या करना है। और प्रिवेंशन की तरफ अगर हमने पेशेंट को लेके जाना है, जैसे मैंने आपको बताया कि फॉल से प्रिवेंशन करनी है, वो सारा भी आपको पता होना चाहिए। एंड लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन पेशेंट को हमने क्या गाइड करनी है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों। किसी का क्वेश्चन है तो बता दो।